तो डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने उस बड़े प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं जिसको लेकर आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान भी थे। देखिए, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है ना, 2023 का, वो अब लगभग करीब आने की तरफ है। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, है ना। एग्ज़ाम को अगर टोटल देखें तो लगभग 6 महीने का समय बाकी है। तो इस समय जो सबसे बड़ा तनाव बच्चों के मन में है वो ये है कि करंट अफेयर को कहाँ से किया जाए, कितने महीने का किया जाए, कौन से सोर्स फॉलो किए जाएं, है ना। और इन सब से जुड़ी सारी दुविधाएं कि किस तरह से करंट अफेयर जो है वो हमारे गले की हड्डी बन गया है, उसको किस तरह से बहुत आसान तरीके से तैयार किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर इस प्रोग्राम को लाया गया है ना। इसमें हम लोग मई 2020 से लेकर, ये यहाँ पे देख लीजिए, मई 2020 से लेकर मई 2023 तक का लगभग 36 महीनों का करंट अफेयर यूट्यूब के इतिहास में अब तक नहीं हुआ है। हम लोग वो चीज़ करने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अलग से चीज़ें करनी है। कोशिश हमारी ये है कि बस करंट अफेयर में जो सवाल आए ना वो हमसे छूटे ना, है ना। और ये प्रोग्राम जो है ना 2023, 24 और 2025 का, इवन 26 तक का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि 22 महीने तो हम लगभग 24 महीने तो हर साल कवर होंगे ना, नए 12 महीने में फिर से हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इससे हमारा करंट अफेयर का कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। बहुत होलिस्टिकली मैंने चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ को देखना है, नोट्स बनाने हैं इसके, और लास्ट टाइम में थोड़ा स्पीड बढ़ाकर वीडियो को रिवाइज कर लेना है ना। जब आपका एग्ज़ाम करीब आएगा तो आपको वीडियोस को रिवाइज कर लेना है। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि 20 मई और लगभग 2023 से पहले लगभग सारी वीडियोस आ जाएं, है ना। इससे जुड़ी सारी वीडियोज आप लोगों के सामने हो ताकि आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर सकें। और कोशिश ये है कि क्योंकि वीकली हमारी लगभग 2 वीडियोज़ आएंगी तो आप अभी से बहुत अच्छे से इसको कवर करते रहिए। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को लाने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि करंट अफेयर जो है वो बहुत बड़ी चिंता है बच्चों के लिए। और 36 महीने का ही क्यों करना है, देखिए यूपीएससी आजकल कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पर बहुत फोकस कर रहा है ना। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि समसामयिक, जिसमें आप मान लीजिए कि पिछले 2-3 साल का करंट अफेयर है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी छूटे ना, क्योंकि मुझे पता है यूपीएससी ने बहुत, जैसे बायो रॉक टेक्नोलॉजी को लेकर प्रश्न पूछा गया था, ये 2019-20 का करंट अफेयर था। तो हाँ, पूछा गया 2022 में। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर से करंट अफेयर से रिलेट करके पूछे गए हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सालों में जो भी बॉडीज़ हैं, चाहे वो वैधानिक हो, संवैधानिक हो, वो सारी कहीं ना कहीं पर न्यूज़ में रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय निकाय कहीं ना कहीं पर न्यूज़ में रहे हैं। तो इतना हॉलिस्टिकली आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि कुछ भी छूटेगा नहीं। और यही चाहिए कि कहीं से भी अगर आपके 3-4 प्रश्न ज़्यादा सही हो रहे हैं तो वो आप कर ले जाओ, है ना। तो ये मेरी कोशिश है। आप इस प्रोग्राम को जैसे जैसे देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि एक एक वीडियो में कितना सारा फैक्ट जो है मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। बहुत मेहनत से मैंने इस प्रोग्राम को प्रिपेयर किया है और लगातार आपके सामने वीडियोस आएंगी। आपसे बस गुजारिश ये है कि आप इसको पूरी तरह से देख लें। हो सके आपका मन करे कि नई चीज़ें बाकी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा, अगर ना मन करे तो मत कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। बस मेरा एक ही इंटेंशन है, फिर से दोहरा देता हूं, हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो लिस्ट में आने चाहिए। और ये जो करंट अफेयर है, देखिए करंट अफेयर आपको कोई भी किसी भी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे निराश ना हो, है ना। उनको अगर ये लगे कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए है, देखिए आप इसको सुन लीजिए, करंट अफेयर सुन लेंगे, आपका पोर्शन, बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर अगर आपको मिल रही हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, कई सोर्स का इस्तेमाल करके अगर आपके पास इतने महीनों का करंट अफेयर आ रहा है, मैं कोई आपको जुमलेबाजी नहीं कर रहा कि 10 घंटे में ये करा दूंगा, जैसे लास्ट में वीडियो आती हैं 8 घंटे में करंट अफेयर, ये सब बकवासबाजी मुझसे नहीं होती है, ना ही मुझे करनी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपके पास एक बिल्कुल बेस्ट और एक अच्छे खासे टाइम ड्यूरेशन का करंट अफेयर होना चाहिए नोट्स के फॉर्म में। इस वीडियो में देखिए जो जो हमारी अब चलेंगी ना, इस पर किसी भी स्लाइड पर कुछ लिखा नहीं होगा, मैं आपके सामने लिखता चला जाऊंगा, वो आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, तो लिखे हुई चीज़ों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो जरूर देख लीजिएगा, पर मुझे लगता है आप साथ के साथ नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेटर हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए इसमें करना क्या है, जैसे अभी ये पॉलिटी की वीडियो है, तो पॉलिटी की वीडियो में ये चीज़ें होंगी कि जैसे मान लीजिए टोटल 6 से 7 वीडियो आई इसकी, है ना। 3 साल है, अब आप खुद सोच के देखिए, इतना तो करंट अफेयर होगा ही ना इसका। ये भी बहुत मैं कम दे रहा हूँ, लोग तो 50-50, 60-60 वीडियोज़ पॉलिटी की बना रहे हैं। तो आपको ये समझना है 6-7 वीडियो मान लो आती हैं, तो अभी जैसे 4
वीडियो आ जाती हैं इसकी। तो लास्ट का जो इस साल का करंट अफेयर होगा उसकी 2 वीडियो में लगभग आगे चल के फरवरी मार्च में जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मार्च के आसपास हम लोग कर देंगे पॉलिटी का और ये, या फिर अप्रैल में सभी वीडियो, जैसे मान लीजिए जो जो छूट जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अभी 4 वीडियो पॉलिटी की आ रही हैं वो अच्छे से कर लीजिए। मान लो उसमें 24 महीने का या 28 महीने का कवर हो जाता है, बाकी जो 7-8 महीने बचेंगे वो 2 वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो कुछ भी नहीं रहेगा, है ना, कोई भी चीज आपकी रहने नहीं दी जाएगी। ये मेरी पूरी कोशिश है और कई सोर्सेज का इस्तेमाल करके मैंने इसको प्रिपेयर किया है। आप किसी तरह से आपको छूटेगा नहीं, आप इसको अच्छे से बस रिवाइज कर लें और पढ़ लें। चलिए शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। अब ये पॉलिटी का पार्ट 1 है, तो इसमें आप लोग देखते जाइए। सबसे पहले जो न्यूज है ध्यान से सुनिए इसको। जैसे केशवानंद भारती जो थे, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये इनका इशू क्या था। देखिए, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, मूलभूत आधारभूत ढांचा जो है, उसको मूलभूत कह दीजिए या आधारभूत ढांचा कर दीजिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इन्हीं के विवाद पे आया था, है ना। आपको देखो, अब मैं डिटेल में चीजें नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी फैक्ट के फॉर्म में नोट करते चले जाइए बस। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इन्होंने एक वाद दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। 1973 में इसका डिसीजन आया था, तब से ये बहुत फेमस हो गए थे। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया था। कुछ नहीं था, सुप्रीम कोर्ट और जो आपके विधायिका और न्यायपालिका में जंग चल रही थी। न्यायपालिका, विधायिका चाह रही थी कि हम पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है, हमारी जो संशोधन की शक्तियां वो असीमित हैं, ये चाह रही थी सरकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि आप ठीक है, आपकी शक्तियां असीमित हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको, लेकिन आप वो चीजें चेंज नहीं कर सकती जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जो आधारभूत ढांचा, मतलब जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकता है, बट वही उसमें भी वही चीज है, आधारभूत ढांचा चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे विधायिका का कॉन्सेप्ट है ना, विधि का शासन है, ये भी है, विधि का शासन है, जैसे लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, ये सब क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ही डिफाइन किया। तो इस कॉन्सेप्ट में इनके बाद में ये चीज निकल के आई थी। थोड़ा सा इसको जल्दी से इसके वो भी देख लीजिए आप, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें और भी नोट करवा देता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए 1961 में और 1965 में 2 वाद आए। जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताऊंगा चीजें आपके पास, ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट रहे बस, ठीक है। इसमें यहां पर था शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद वाद था, और यहां पर था सज्जन सिंह केस, ठीक है, सज्जन सिंह। तो इन वाद में एक कहीं ना कहीं पर चीज निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट के पास ना, संसद के पास संविधान को अमेंड करने की अपार शक्तियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चाहे तो संसद जो है अमेंड कर सकती है। मतलब सरकार के पास इसके बाद में कहीं ना कहीं पर सुप्रीम कोर्ट जाता, वो सरकार के फेवर में वर्क किया यहां पर। फिर उसके बाद क्या हुई चीजें, 1967 में गोलकनाथ केस आया, ठीक है। गोलकनाथ, ये केसेस याद रखिएगा, फैक्ट बता रहा हूं जल्दी जल्दी। गोलकनाथ वाद आया, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, आप जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने, जो 368 है ना अनुच्छेद, इसके तहत आपको कहीं ना कहीं पर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर नहीं दी जाती है, ठीक है। तो आप, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है आपको, सरकार को बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाद में। अब सरकार एकदम से बौखला गई। सरकार ने फिर 24वां संविधान संशोधन लेकर आई और 25वां संविधान संशोधन लेकर आई। इसमें सरकार ने क्या बोला ये भी समझ लो। यहाँ पर सरकार ने ये बोला कि आप ये बात कह रहे हो ना कि अनुच्छेद 368 के तहत अगर कोई कानून है, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसा कोई कानून जो सरकार को, जो संविधान को कहीं ना कहीं पर संविधान के विरुद्ध है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है नल घोषित कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है, ये लिखा है ना इसमें। तो वो बोल रहे हैं, सरकार ने बोला देखिए संविधान संशोधन जो है ना वो कोई कानून नहीं है। इसमें तो बात की है कानून की, कि ऐसा कोई कानून जो संविधान को कहीं ना कहीं पर इफेक्ट करे, ये कानून नहीं है, ये तो संशोधन की हमारे पास अपार शक्ति है, ये कानून से बाहर है। तो खेल गई यहाँ पर सरकार। तो फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर से केस गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। फिर बाद में मेन वाद निकल कर आया 1973 में केशवानंद भारती का। जल्दी से इसको मैंने आपको बता भी दिया, वैसे फिर से देख लो। केशवानंद भारती में सरकार ने ये बोला कि आप जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, अगर पूछ ले कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कौन से वाद में निकल कर आया, तो केशवानंद भारती का वाद था, है ना। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मैंने वो आपको बता दिया। कोर्ट ने ये बोला सरकार को कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा संविधान चेंज कर सकते हैं, बट वो चीजें नहीं जो मौलिक संरचना है, मतलब संविधान के आधारभूत ढांचे को छोड़कर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये पहली चीज कहीं ना कहीं पर यहां पर हो गई। आप जल्दी से एक चीज और देख लीजिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए। एक कॉन्सेप्ट यहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग को लेकर न्यूज में था उस समय, ठीक है। मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, इसको जल्दी से देख लो। देखो
एक तो किसके आधार पर ये लगाया जा सकता है, तो संविधान का अतिक्रमण होना चाहिए। ठीक है, संविधान के अतिक्रमण के अधिकार पर महाभियोग लगाया जाएगा। दूसरी चीज, संविधान का कोई भी सदन शुरू कर सकता है इसको। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, ध्यान से रखिए। कोई भी सदन जो है महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। उसके बाद क्या, इस पर ऐसे संकल्प पर जो भी सदन शुरू करेगा ना, उसके 1/4 जो सदस्य हैं उनका हस्ताक्षर किया हो प्रस्ताव पर। यह भी याद रखना है, कितने सदस्य, 1/4 सदस्य जो हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति को क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग रहा है, उसको 14 दिन की लिखित, पहले 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होती है। 14 दिन पूर्व जो है सूचना देनी होती है। ठीक है, ये चीज भी हो गई है। और उसके बाद आप देखिए, जैसे मान लीजिए पहले सदन को 2/3 बहुमत से पारित करना है, फिर यही प्रोसेस दूसरे सदन में भी होगा। दूसरे सदन में जाएगा, वहां पे भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति को राम राम बोल देंगे कि चलिए अब आपका समय बहुत हुआ, अब आप जाइए घर। तो राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं पर उस दिन से छुटकारा जो है, अपना सदन छोड़ना पड़ेगा, अपना हाउस छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीजें हो गई। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, इसको याद रखिएगा। एक तो कॉन्सेप्ट है संविधान का अतिक्रमण, कोई भी सदन शुरू कर सकता है, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, 14 दिन पूर्व सूचना हो और 2/3 बहुमत हो। बहुत अच्छे से ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, स्पीडली चलेंगे हम लोग, बहुत सारा करंट अफेयर है ना। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हमेशा न्यूज में रहता है क्षमादान के मामले में। ठीक है, क्षमादान जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, यहां पर बहुत अच्छे से समझ लो, भूलना नहीं है। अब जो बता रहा हूं बहुत अच्छे से, टू द पॉइंट, जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज, ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत है, और इनको गवर्नर को कितने में है, अनुच्छेद 161 के तहत। इसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति कौन कौन से जो है क्षमादान माफ कर सकता है। अगर आप देखेंगे, अगर संघीय विधि जो है, इसके विरुद्ध कोई अपराध है, ठीक है, संघीय विधि के विरुद्ध अपराध जो दिया गया हो, दंड दिया गया हो, उसमें राष्ट्रपति माफी दे सकता है। दूसरा, एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा हुआ, सैन्य न्यायालय ने अगर कोई दंड दिया है, सैन्य न्यायालय ने दंड दिया, तो वो भी, उसको भी माफ कर सकता है। तीसरा कौन सा हो सकता है, यदि दंड का स्वरूप जो है, दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। ठीक है, मृत्युदंड हो, तो ये तीनों में माफी दे सकता है राष्ट्रपति। अब यहाँ पर इसको देख लीजिए, गवर्नर को देख लीजिए। एक तो गवर्नर में सबसे बड़ी चीज क्या है ना, 2 डिफरेंसेस हैं, है ना, 2 जो हैं शक्तियों में, इनका क्या ना कहाँ पे अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति से 2 रूप में भिन्न है। पहला रूप क्या है कि राष्ट्रपति जो है ना, वो सैन्य न्यायालय की जो द्वारा दिए गए दंड को भी माफ कर सकता है, बट ये गवर्नर नहीं कर सकता, है ना। इस चीज को याद रखेंगे बहुत अच्छे से। सैन्य न्यायालय को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। दूसरी चीज, राष्ट्रपति मृत्युदंड को ना क्षमा कर सकता है, एकदम माफी, खत्म, कुछ भी नहीं, बिल्कुल माफ कर सकता है। बट ये ना, और गवर्नर नहीं कर सकता है, एकदम से माफी नहीं। गवर्नर इसको चेंज कर सकता है। राज्य विधियों के विरुद्ध अगर मृत्युदंड दिया गया है ना, तो गवर्नर उसको बदल सकता है कि भाई आजीवन कारावास दे दो, ये दे दो, बट मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी जो चीज है, ये राष्ट्रपति के पास ही है, इसकी पावर गवर्नर के पास नहीं है। यहां पर ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, रिवाइज करूंगा नहीं, आप लोग दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना अगर कहीं पे डाउट हो। आगे चलते हैं, अगला क्या है, देखिए 2017 में एक ना आयोग का नाम याद रखिए, रोहिणी आयोग, है ना, रोहिणी आयोग है। इसका क्या है, ये जो किस लिए बनाया गया था, एक तो 2017 में बनाया गया। कब बनाया गया, 2017 में। दूसरा, इस किस लिए बनाया गया, ओबीसी का उपवर्गीकरण करना था। ठीक है, उसके अंदर कास्ट का कुछ करना, बस इतना याद रखिए, ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए सरकार ने इस आयोग को गठित किया था, है ना। तो और ये गठित किसके तहत होता है, ऐसा ओबीसी को लेकर अगर कोई कमीशन बनाया गया है तो किसके तहत आएगा, अनुच्छेद 340 के तहत। ठीक है, तो संविधान के तहत ये चीज होती है, अनुच्छेद 340 के तहत। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा, एक चीज यहां पर याद रखिए आप लोग, जैसे मैंने उस दिन भी एक वीडियो बनाई थी, इंदिरा साहनीवाद है। मैं आपको सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में आ रही हैं, इसलिए आप बिल्कुल इसको लेकर जो बता रहा हूं बस नोट करते चले जाइए। इंदिरा साहनी जो वाद हुआ था 1992 में, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, इसमें 3 चीजें निकल कर आई थी। एक चीज, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग है, सामाजिक और शैक्षणिक, इनको जो है आप देखेंगे तो इनको आरक्षण मिलेगा ओबीसी में, है ना। ऐसे वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक, अगर आप यहां पे देखेंगे तो आर्थिक को नकार दिया,
अभी तो कोर्ट सरकार ने दे दिया है ना ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, बट यहाँ पर कोर्ट ने आर्थिक को नकार दिया था। यहीं पे जुमला खेलेगा यूपीएससी, गुगली फेंक देगा, आप फंस जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आप इसको देखेंगे तो 50% की सीमा निर्धारित कर दी थी इसमें, मतलब टोटल जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। कौन से वाद में? इंदिरा साहनी वाद में। तीसरी चीज़ क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि पदोन्नति में, प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं। ठीक है, तो ये 3 चीजें इंदिरा साहनी वाद से निकल कर आई थी। सीधा प्रश्न भी बन सकता है, इसको लिख लीजिए। एक चीज और देखिए, 2 आपको पता है ओबीसी कमीशन जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट, अगर पहला देखिए, जैसे इसको बहुत नजरअंदाज कर देते हैं बच्चे, पहला आयोग कब बना था? ठीक है, ये 1953 में बनाया गया था। ठीक है, इसको लेकर अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पर ये जो है, ये जो आयोग बना, फिर दूसरा आयोग बना मंडल आयोग, और इसके जो अध्यक्ष थे ना पहले वाले के, ये काका कालेकर थे। ठीक है, काका कालेकर जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसको लेकर ना यूपी सेकंड को तो हम लोग कई बार नज़र में रख लेते हैं, बट फर्स्ट को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि पहला वित्त आयोग, ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये कब बनाया गया था। ठीक है, इसकी 1955 में रिपोर्ट आई थी, और इसको लेकर इसके जो अध्यक्ष थे काका कालेकर थे। और मंडल आयोग जो था, अगर आप इसको देखेंगे, है ना, मंडल आयोग को लेकर भी आप लोगों को पता है ना कि एक रिपोर्ट बनाई गई थी। इसकी रिपोर्ट 1980 में आई थी। तभी तो इसमें सिफारिश की गई थी कि 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। ओबीसी को आरक्षण को लेकर इसमें कहा गया था। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कौन सा डिसीजन आया? इंदिरा साहनी वाद को लेकर, है ना। तो ये प्रोसेस आप समझेंगे। ये 2 आयोग के नाम आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एक चीज ओबीसी को लेकर और ध्यान से समझ लीजिए, जो मैंने उस दिन भी बताई थी वीडियो में, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए एनसीबीसी जो था ना, नेशनल जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है, इसको पहले ये विधिक था, मतलब अधिनियम के तहत बनाया गया था 1993 में। लेकिन अब इसको, आपको पता है, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है ना। आपको पता है ना ये चीज़, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो इसको कौन सा वो लाया गया था? संविधान संशोधन अधिनियम 102 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये चीज़ें की गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे अच्छे से, बहुत अच्छी सी चीज़ है, संवैधानिक है। अब पूछ ले, अगर मान लीजिए यूपीएससी किसी लाइन में लिख दे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो गलत नहीं होगा। अगर पूछ ले कि विधिक संस्था है, तो क्वेश्चन अब गलत हो जाएगा। पहले ये सही था, क्योंकि पहले ये स्टैच्यूटरी बॉडी था, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पे। अब हम लोग आगे की चीज़ें देखते हैं, जल्दी से जो है हम यहाँ पर फैक्ट जो है कवर करते चले जाएंगे। एक लाइन यहाँ पर याद रखिएगा, हेट स्पीच जो है ना, हेट स्पीच जो है, इसको किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, किसी भी कानून में परिभाषित नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, बस इतना याद रखिए इसको लेकर। अगर पूछ ले कि किसी कानून में परिभाषित है, नहीं है, यहां पर ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब जल्दी से थोड़ा सा संसद की चीजें देखते हैं। देखिए जो कुछ घंटे, जैसे इसका कार्यकाल देखिए आप, 11 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक, ठीक है, यहां पर होता है प्रश्नकाल। तो अगर आप देखेंगे तो पहला घंटा जो है वो प्रश्नकाल के लिए है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको प्रश्न बनेगा। 12 से 1 अगर आप देखेंगे, 1 PM तक, 12 से 1 PM देखेंगे, ये है शून्य घंटा, इसको बोलते हैं शून्य काल। ठीक है, 0 आवर भी बोलते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कौन सा आता है, प्रश्नकाल या शून्यकाल? तो अगर आप पूछ ले यूपीएससी, तो आपको देखना है, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं कई बार, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से लेके आप देखेंगे तो 6 बजे तक जो है प्रस्ताव वगैरह पारित किए जाते हैं। इसमें लास्ट के जो 2 घंटे हैं, अगर आप देखेंगे 4 से 6, तो ये निजी मेंबर के लिए होते हैं, निजी सदस्यों के लिए, अगर वो कोई प्रस्ताव या कुछ बातचीत करना चाहते हैं उस पे लिए। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आ गया चीज़ें। एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, ये जो प्रश्नकाल है ना, इसको कोविड-19 में थोड़ा इसको हटा दिया गया था, इसको लेकर बहुत बहस हुई थी, आप लोगों को याद होगा। तो ये पहली बार नहीं था, ये यूपीएससी यहाँ फंसाती है। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था, तब पहली बार इसको निलंबित किया गया था, इसको हटा दिया गया था पहली बार 1962 में। अगर पूछ ले अभी कोविड में पहली बार किया, नहीं, गलत हो जाएगा। पहली बार निलंबित 1962 में किया गया था, उसके बाद कई बार किया गया है। तो बस ये याद रखना है कि पहली बार जो है वो बाद में 1962 में निलंबित किया गया था इसको। दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लोकसभा में केवल 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रतिदिन में। ठीक है, और अगर आप देखें प्रति व्यक्ति जो है 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रति व्यक्ति।
और इधर देखेंगे, अगर आप राज्यसभा में देखेंगे तो इसमें लगभग जो है प्रति व्यक्ति 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो सीधा पूछ सकता है लाइन में लिख के यूपीएससी, है ना। तो इसको लेकर बहुत अच्छे से आपको चीजें याद रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और नोटिस कर लो कि शून्य काल को लेकर अगर एक चीज और समझना चाहो, यहाँ पर ध्यान से देख लो, मैं बता देता हूँ। जैसे शून्य काल है ना, इसके लिए ना नोटिस टाइम तो बता दिया मैंने कब से कब तक है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा ये 12 से 1 बजे तक है, मैंने बता दिया है ना। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अध्यक्ष को ना, अगर जिस भी सदन में होना है, पहले अध्यक्ष को नोटिस देना होगा। इसके लिए जो प्रश्न पूछा जाना है अध्यक्ष को नोटिस देना होगा। ठीक है, इसके अंदर बात करनी होगी। मतलब शून्य काल में अगर आपको कोई मुद्दा उठाना है तो पहले आपको अध्यक्ष को नोटिस देना होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये भारत की जो संसद है ना, उसका नवाचार है ये। मतलब संसद का हमने लाया है इस प्रोग्राम को, मतलब कहीं कहीं नहीं था पहले। ये भारत की संसद की उत्पत्ति है शून्यकाल। पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, लिख लो इसको कहीं पे। और दूसरी बात, प्रश्न काल का जो है, जो प्रश्न काल है जो मैंने बोला 11 से 12 है, इसका तो उल्लेख है, प्रक्रिया के जो नियम है, सदन के जो प्रक्रिया के नियम हैं उसमें इसका उल्लेख है, प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख है, बट इसका उल्लेख नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो भारतीय संसद का नवाचार है, दूसरा प्रक्रिया नियमों उल्लेख नहीं है। अब गलती होगा क्या इसमें अगर प्रश्न आ जाए? और ये शुरू कब से हुआ है शून्यकाल, जो आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो 1962 से शुरू हुआ है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शून्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आप लोग नोट करके रख लीजिएगा इसको। जल्दी से अब लोग हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अगला देखिए संसद की जो समितियां हैं ना वो बहुत न्यूज में रहती हैं, इसको लेके देख लो। एक तो होती है स्थायी समिति, एक होती है तदर्थ। ठीक है, तदर्थ मतलब जो किसी चीज के लिए बनाई जाए ऑन द स्पॉट। अस्थाई भी बोल सकते हैं इसको, तदर्थ को अस्थाई भी बोल सकते हैं। ये स्थाई या अस्थाई, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद मैं ये इस पेन को इससे यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट आप लोग चीज़ों पे कंटेंट पे ध्यान दीजिए, है ना। तो ये इसमें एक तो स्थायी की होती है जो प्रति वर्ष गठित की जाती है ना। ये जब जरूरत होती है तब गठित की जाती है ना। अब ये समितियां हो गई। एक इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सवाल ये पूछ ले क्या इन समितियों का संविधान में उल्लेख है, क्या संविधान में यूपीएससी पूछता है ना ऐसा, तो बिल्कुल उल्लेख है। बट इनकी प्रक्रिया क्या होगी, इनकी संरचना क्या होगी, इनका कार्यकाल, इनके जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल क्या होगा, इसके बारे में संविधान कुछ नहीं कहता है, चुप है संविधान। तो अब इसको देखे यहां पर खेल सकता है यूपीएससी। क्या संविधान में उल्लेख? बिल्कुल नहीं है उल्लेख, तो कहीं ना कहीं पर जिक्र आता है, बट प्रक्रिया, संरचना और कार्यकाल में इसका जिक्र है ना। अगर आप देखेंगे जैसे 100 कहीं ना कहीं पर अनुच्छेद जो है 105 में और 118 में थोड़ा बहुत इनका जिक्र है। एक चीज याद रखिए, इनकी जो अनुशंसाएं हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, बाध्यकारी नहीं, यहां पर भी खेलता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है समितियों को लेकर हो गए। एक प्रश्न जल्दी से यहां पर देखिए, लाभ का पद यूपीएससी का फेवरेट है। कितनी बार प्रश्न पूछ लिया गया है पिछले 2-3 सालों में? मुझे लगता है 3 बार प्रश्न आ चुका है इस पे। तो लाभ के पद को लेकर, और प्रश्न कैसे बनता है देखिए। एक तो क्या है कि क्या इसको संविधान और आरपीए जो एक्ट है, संविधान है जो और आरपीए एक्ट है, ठीक है ना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे मैंने सिलेबस डिस्कशन में ये बताया भी था। क्या इनमें इसको परिभाषित किया गया है? यूपीएससी ने सीधा क्वेश्चन यही पूछा था, नहीं किया गया है। क्लियर कर लीजिए इसको, ना संविधान में उल्लेख है इसका, ना इसमें उल्लेख है, परिभाषित नहीं किया गया इसका। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि इसको लेकर फिर क्या चीजें हैं, थोड़ा सा जिक्र जो है परिभाषित यहां पर नहीं किया, बट संविधान में उल्लेख है इनका, अनुच्छेद 102 में और अनुच्छेद 151 में, 91 में, है ना, 191 में, इन दोनों में राज्य विधायिका को लेकर और इसमें संसद को लेकर इसका उल्लेख है, बट इसका परिभाषा नहीं की, मतलब पूरा क्लियरली नहीं बताया गया कि क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये यूपीएससी यहीं पे प्रश्न खेलता है, और दोनों चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। अब एक चीज और यहां पर देखिए आप, जल्दी से हम लोग देखते हैं, नोट करते चले जाइए भाई, सब चीजें नोट करते चले जाइए, जितना नोट कर लेंगे उतना आसानी रहेगी आप लोगों को। देखिए राज्यसभा का जो निर्वाचन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है।
इसको लेकर सवाल देख लीजिए कि क्या बन सकता है सवाल या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि राज्यसभा जो है वो स्थायी निकाय है ना, ये विघटित नहीं होता है, यहीं पर खेल जाएगा वो, दिमाग में नहीं रहेगा, अस्थाई लगा दिया तो गलत कर दोगे, ये स्थायी निकाय है, पहली चीज़। दूसरा, इसके 1/3 जो सदस्य हैं ना प्रति दूसरे वर्ष जो है वो सेवा मुक्त हो जाते हैं, है ना, 1/3 जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है, कहाँ से निर्वाचित होते हैं ये होते हैं, आप देखेंगे तो राज्य विधानसभा जो होती है ना, राज्य विधानसभा, इसके निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। निर्वाचित, मैं फिर से कह रहा हूँ, निर्वाचित, ठीक है, नामांकित सदस्य नहीं आएंगे, निर्वाचित सदस्य जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पहली चीज़, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे जो इनका तरीका है इलेक्शन का, वो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है ना, एकल संक्रमणीय मत, ये आपको पता होगा, राष्ट्रपति के लिए भी इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, एक 4th अनुसूची है ना, 4थी अनुसूची है, यूपीएससी पूछता है ना पहली अनुसूची क्या है, दूसरी अनुसूची क्या है ना, 4th किसके लिए है, ये जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये याद रखिएगा, किससे संबंधित है, सीधा प्रश्न आया तो हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन 4th अनुसूची है। उसके बाद क्या है, देखिए इसके कुल सदस्य कितने हैं, 250 राज्यसभा में, है ना, जिसमें आपको पता है कि जो 12 हैं वो राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है, राष्ट्रपति द्वारा, है ना, पी जहां पर लिखूं वहां प्रेसिडेंट समझ लीजिएगा, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। इसका जो कार्यकाल है इनके सदस्यों का वो 6 वर्ष होता है। यहाँ पर गलती होती है बच्चों की, लोकसभा का 5 साल है, बच्चे करते हैं कि यहाँ पे भी 5 साल होगा, नहीं, 6 वर्ष का कार्यकाल है राज्यसभा में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। दूसरी चीज़, मान लीजिए उपचुनाव हो, है ना, किसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है राज्यसभा, कोई इंसान मान लीजिए कोई राज्यसभा मेंबर, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई और वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, तो वो जो सदस्य बनेगा वो कितने टाइम के लिए सदस्य रहेगा, कोई प्रश्न बन सकता है ना। वो शेष जो कार्यकाल बचा है ना, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से 6 साल गिनेगा, नहीं, जो सदस्य का शेष कार्यकाल बचा हुआ है तब तक वो सदस्य रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रश्न बनेगा, आज बने कल बने, प्रश्न बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से देख लिया, ये टॉपिक भी हमारा हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं 6th शेड्यूल को लेके। देखिए अरुणाचल प्रदेश ने बोला था हमें 6ठी अनुसूची में डाल दीजिए, है ना, 6th शेड्यूल जो है अनुसूची, अभी हमने 4th भी देखी। पहले तो इसमें बस इतना देख लो कि इसमें कौन कौन से जो हैं वो स्टेट को लेकर अच्छा, इसमें है क्या, जनजातियों को लेकर प्रावधान है ना, आपको पता होगा 5वां और 6ठा शेड्यूल क्या है, जनजातियों के प्रशासन से संबंध में प्रावधान है इसमें। और 6th जो है ना वो स्पेशल किस किस पर लागू होती है, असम, मेघालय, इस बार मुझे लगता है इस पर प्रश्न पूछा भी गया है, त्रिपुरा 2022 में, मिजोरम, ठीक है। अब ये 4 हैं, किस में है, अनुसूची 6 में। इन 4 स्टेट में जनजातीय प्रशासन से संबंधित प्रावधान जो हैं वो 6th शेड्यूल में है। बट अगर आप देखेंगे 5वीं फिर अनुसूची क्या है, इनको चारों को छोड़कर बाकी जो स्टेट हैं वो 5वीं में आएंगे जहां पर जनजातियां रहती हैं, बस सीधा सा सिंपल फंडा है, ये याद रख लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे इसमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है ना। अब 6th शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं थोड़ा सा देख लो। 6th शेड्यूल जो है ना वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, स्वायत्त जिला परिषद, सीधा पूछा है यूपीएससी ने सवाल, शायद इस बार भी आया है, 2022 में भी सवाल है इसको लेकर। स्वायत्त जिला परिषद का जो प्रावधान है, एडीसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसका प्रावधान 6ठी अनुसूची में है ना, 6ठी अनुसूची में है इसका। और ये इसमें होता क्या है, इसमें लगभग 30 सदस्य होते हैं, 26 का निर्वाचन होगा। जनजाति कुछ नहीं है, एक क्षेत्र है जहाँ पर जनजातियाँ रहते हैं, उनका प्रशासन करना है। वो प्रशासन इसलिए वहाँ के लोकल लोगों को सौंपा जाता है क्योंकि उनकी बहुत सारी प्रथाएं ऐसी होती हैं जिनका वायलेशन हो सकता है ना, तो सरकार ध्यान रखती है इस चीज़ को लेकर। तो इसमें लगभग 26 का निर्वाचन होता है, 4 को गवर्नर नॉमिनेट करता है। कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नर नॉमिनेट करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी पावर्स क्या क्या है एडीसी की। अगर पावर देखेंगे तो लेजिस्लेटिव पावर भी है, लेजिस्लेटिव मतलब विधिक पावर। इसके अंदर ये है कि संसद की कौन सी चीज़ इन क्षेत्रों में लागू होगी ये डिसाइड करेगी, जिसमें गवर्नर की सहमति इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप देखेंगे ना तो 6th शेड्यूल में गवर्नर की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुछ टैक्स रेवेन्यू को लेकर भी पावर है, इनको अनुदान दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया से, है ना, तो ये चीज़ें भी हैं। जुडिशल क्या है, देखिए
इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये जो इनका क्षेत्र है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो एरिया है, इसमें हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं वो कौन डिसाइड करेगा, वो कहीं ना कहीं पर गवर्नर के थ्रू डिसाइड की जाएंगी कि हाई कोर्ट की कौन सी शक्तियां इसमें लागू होंगी, कौन सी नहीं। ये प्रश्न बन सकता है। गवर्नर है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहां पर जी लिखूं वहां गवर्नर समझेंगे, जहां पर पी लिखूं वहां प्रेसिडेंट समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चीजें भाई, इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। एक हम लोग डिफरेंस भी देख लेंगे 5वीं अनुसूची में और 6ठी में, ये भी प्रश्न बन सकता है, तो ये भी देख लो, यहाँ पर जल्दी से देख लो डिफरेंस क्या है इसमें। देखिए मैंने एक तो आपको बता दिया कि इसमें 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। और इसमें अगर आप देखेंगे बाकी जो है, बाकियों में जनजातियों को लेकर ये किया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बोला कि स्वशासी जो हैं इनका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रावधान किया गया है। एक चीज़ और देखिए, डिफरेंस पता कहाँ पर है इन दोनों में। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो 6वीं अनुसूची है ना, इसमें जो है ज़्यादा पावर दी गई है ना, स्वायत्तता भी ज़्यादा दी गई है। इन क्षेत्रों को ज़्यादा स्वायत्तता दी गई है, 5वीं में थोड़ा कम दी गई है ना, 5वीं में थोड़ा कम दी, इसीलिए तो अरुणाचल प्रदेश कह रहा है कि मुझे भी 6ठी में डाल दो। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको जो है एडीसी जो है, एडीसी को तुलनात्मक रूप से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, है ना, ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। तो बस ये है कि 6ठी सूची में अगर आप देखेंगे स्वायत्तता भी ज़्यादा दी गई है और एडीसी को ज़्यादा पावर्स भी दी गई हैं, है ना। तो इसको लेकर मुझे लगता है चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर और देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, वो ये है कि जैसे ILP है, ठीक है ना, इनर लाइट परमिट सिस्टम जो है, ILP बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। इसको लेकर क्या है ये देखिए, भारतीय नागरिक को इसके तहत ना किसी राज्य में यात्रा करने का अधिकार मिलता है। मान लीजिए, अब मैं आपको सीधा बताता हूँ, जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह, है ना, इनके ना एरिया में आप ऐसे नहीं घुस सकते। इनके अपनी कुछ चीज़ें हैं, ये इनका रहने का तरीका अलग है, इनकी अपनी प्रथाएं हैं, ये बाहरी लोगों को प्रवेश इनको एक्सेप्ट भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सरकार ने एक सिस्टम बना रखा है, और ये पता किसके तहत है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है, फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है, इसके तहत है, 1873 का ये एक्ट है, इसके तहत ये पावर है। अगर पूछ ले यूपीएससी तो याद रखना एक तो ये चीज़। और दूसरी चीज़ मैंने बताया ना, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, इसमें शेड्यूल ट्राइब के एरियाज में अगर आपको जाना है, जनजातियों के क्षेत्र में, तो इसके तहत परमिशन लेनी होगी, चाहे भारत का नागरिक हो या बाहरी हो। दूसरी चीज़ ये है कहाँ कहाँ पे लागू है ये अरुणाचल प्रदेश में लागू है, नागालैंड में है और मिजोरम में है। ठीक है, मणिपुर में भी शायद इसमें कुछ एरियाज आते हैं। तो मेन याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इसमें ILP की व्यवस्था लागू है। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। ये 1873 मतलब ब्रिटिश कालीन कानून के तहत इसको लागू किया गया था, उसी समय से चल रहा है ये। तो ये चीजें मुझे लगता है यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो रिपीट करके भाई चीजें सुन लेगा वो। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम यहाँ पर कि सरकार की जो केंद्र और राज्य सरकार की जो उधार लेने की शक्ति है, उधार लेने की जो शक्ति है, इसको लेकर थोड़ा सा आपको देखना है। एक सेकंड, इसमें डिफरेंस क्या है, उधार लेने की जो शक्ति है इसमें डिफरेंस क्या है। पहली चीज, एक चीज देखिए, अनुच्छेद 292 और अनुच्छेद 293, ठीक है, इसके तहत केंद्र को पावर है, इसके तहत राज्य को पावर है। अब देखिए, केंद्र सरकार के पास ना संसद द्वारा निर्धारित सीमा के तहत उधार लेने की अप्रतिबंधित शक्ति है, असीमित पावर है, ठीक है ना, अनलिमिटेड पावर है। ठीक है, और संसद ने उसकी एक सीमा निर्धारित की है, संसद की जो सीमा होगी उसके तहत केंद्र के पास अनलिमिटेड पावर्स है। बट राज्य के पास क्या है, राज्य विधानमंडल ने जो सीमा निर्धारित की है उस तक, प्लस इसको समय समय पर नियत करने, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो सीमा है, अप्रतिबंधित शक्ति नहीं है, प्रतिबंधित शक्ति है, प्रतिबंधित शक्ति है। वो कैसे, देखिए यहाँ पर, एक तो इस केंद्र सरकार पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है, ये घरेलू और विदेशी स्रोतों दोनों से कितना भी उधार ले सकती है। ठीक है, और भारत की जो संचित निधि है उसका कहीं ना कहीं पर उसकी जमानत देकर उसके आधार पर ये लागू वो ले सकती है, ऋण ले सकती है, बाहर से भी और घरेलू भी। एक तो क्या है, राज्य सरकारें सिर्फ घरेलू ऋण ले सकती हैं, और अगर राज्य सरकार को एक ऋण दिया हुआ है, दूसरा ऋण लेना है, तो उसके लिए केंद्र सरकार की परमिशन लेनी होगी।
ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा डिफरेंस है, पूछ सकता है यूपीएससी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर कर लिया है। तो इसको लेकर आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है। जल्दी से आगे चलते हैं भाई, आगे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको इसलिए डिटेल में चीज़ें, क्योंकि देखिए करंट अफेयर का मतलब ये नहीं होता कि कॉन्सेप्ट पढ़ाने लग जाओ। करंट अफेयर का मतलब सीधा ये होता है कि आपको ये पता चल जाए प्रश्न कहाँ से बन सकता है, कौन सी चीज़ें हैं। बहुत सारा करंट अफेयर है ना, तो हम लोगों को कवर करना है। मैं वो टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ, वो लाइन रख रहा हूँ जिस पर सवाल बन सकता है ना। आप जैसे एक चीज़ और देखिए, इंटर स्टेट काउंसिल जो है, अंतर्राज्य परिषद जो है, इसके बारे में, क्योंकि इसका पुनर्गठन किया गया था उस टाइम पे, इसको देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है अंतर्राज्य परिषद। इस पर सवाल कैसे बन सकता है ये देखिए। पहला पॉइंट इसके बारे में ये है कि ये सरकारी आयोग जो है उसकी सिफारिश पे बनाई गई थी, है ना। ये बनाया था ना सरकार ने एक आयोग, उसकी सिफारिश पे बनी थी। तो अगर पूछ ले सरकारी आयोग की सिफारिश पे बनी थी, एकदम सही स्टेटमेंट होगा। दूसरा इसके रिलेटेड पॉइंट क्या है, इसमें अगर देखेंगे 1990 में गठित किया था किसने, राष्ट्रपति ने। सिफारिश की थी सरकारी आयोग ने, गठित किया राष्ट्रपति ने। दो चीजें क्लियर हो गई। दूसरा, अनुच्छेद 263 जो है इसको संवैधानिक आधार प्रदान करता है, उसमें इसका जिक्र है। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि ये संवैधानिक आधार है, इसका बिल्कुल है। ठीक है, यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये सलाहकारी निकाय है, केंद्र और राज्यों के मध्य में कोई भी विवाद होता है उससे संबंध में ये सलाह देता है। तो सलाहकारी निकाय है, बाध्यकारी नहीं होगी इसकी कोई चीज़। ठीक है, सरकार की ज़्यादातर चीज़ें देखेंगे ना, बाध्य, सरकार पर अगर बाध्यकारी चीज़ें लग जाएंगी तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी, सरकार को माननी पड़ेगी, और ये सरकार चाहती नहीं है। यहाँ पर याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो ये है कि यह स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। जल्दी से लिख देता हूं, स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है ये। अगर पूछ ले तो गलत होगा ये स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट पूछ ले कि स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है तो बिल्कुल सही होगा। अगर पूछ ले कि स्थायी संवैधानिक निकाय है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं, स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। अब वैसी बात है, आप समझो ना, 1990 में गठित किया गया है, तो अगर संवैधानिक स्थायी होता तो पहले से ना गठित कर दिया गया होता इसको। 1990 में किया है, फिर समय समय पर बार बार गठित करते हैं इसमें। दूसरी चीज, इसके अध्यक्ष कौन है, पीएम। ठीक है, राज्यों के भी मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, बस अध्यक्ष याद रखो, पीएम होते हैं इसमें। दूसरी चीज इसमें यह है कि इसकी ना एक स्थायी समिति होती है, स्थायी समिति होती है, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थायी समिति होती है। उसके अध्यक्ष कौन है, सवाल इस पे बन सकता है। इस पे अगर देखेंगे तो होम मिनिस्टर आते हैं, केंद्रीय जो गृह मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, गृह मंत्री हैं, वो इसके होंगे। जैसे अमित शाह जी हैं तो वो अब इसके कहीं ना कहीं पर स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। कोई भी दिक्कत आप लोगों को इस चीज़ में नहीं रहनी चाहिए, सीधा सवाल इन्हीं पे बनेगा। यही पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, अब जल्दी से भाई चीज़ें जो रिमेनिंग है वो देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न जो यूपीएससी का फेवरेट रहा है लगातार, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर उठा के, न्यायालय की अवमानना, है ना, इसको लेकर यूपीएससी, मुझे तो लगता है पता नहीं दीवानगी है इस प्रश्न से यूपीएससी को। देखिए इसको लेकर क्या है, अभी इसका लेटेस्ट कुछ हुआ भी था, आपको पता होगा, प्रशांत भूषण को लेकर एक उनको अवमान का दोषी माना गया था, तब ये न्यूज़ में था। इसके अलावा भी हम लोग इसको देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न इस पर लगातार बनता है। देख लीजिए, पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि एक ना मूलगांवकर सिद्धांत है, मूलगांवकर सिद्धांत, साफ साफ मैंने लिख दिया है, इसको लिख लो। किससे जुड़ा है, अगर प्रश्न में सीधा आ जाए, पूछ रहे हैं ना आजकल ऐसे प्रश्न, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये सिद्धांत किससे जुड़ा होगा, न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। एक केस था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी, बस इतना याद रखो, न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अवमानना से जुड़ा हुआ है सीधा, क्योंकि ऑप्शन हमें तो आंसर क्वेश्चन सही करना है, बस इतना याद रखो। दूसरी चीज़ ये है, अब आप थोड़ा सा ये भी देख लो कि भाई एक है क्या अवमानना, क्या होती है, ये न्यायालय की गरिमा, ठीक है, उसका अनादर कर रहे हो आप, गरिमा का उल्लंघन कर रहे हो, न्यायालय की बात नहीं मान रहे, सीधे शब्दों में अगर समझोगे ना तो उनकी बात नहीं सुन रहे हो आप। तो इसके अंदर सवाल जो यूपीएससी ने पूछा था वो ये था, क्या संविधान में न्यायालय की अवमानना को परिभाषित किया गया, गलत नहीं किया गया है, संविधान में जिक्र नहीं है इसका, मतलब इसके बारे में उल्लेख तो है बट सीधा नहीं बताया गया कि न्यायालय की अवमानना क्या है क्या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं। तो इसको लेके परिभाषित कहाँ किया गया, फिर परिभाषित कहाँ किया गया, परिभाषित किया गया है 1971 के न्यायालय अवमानना अधिनियम में। ठीक है, न्यायालय अवमानना अधिनियम बना गया था 1971 में, उसमें इसको परिभाषित किया गया है। ये याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछ चुका है यूपीएससी 2019
19 में शायद इसको प्रश्न को प्री में पूछा जा चुका है। ठीक है, समझ में आगे चीजें। चलिए फिर आगे चलें भाई, अब इसको लेकर थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझिए। तो न्यायालय की अवमानना को लेकर ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एक बार बहुत अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए और साथ में इसके नोट्स बनाते चले जाइए, ताकि प्रश्न अगर इसमें से फिर से रिपीट होता है तो आपका गलत ना हो। अगला जो टॉपिक है करंट अफेयर को लेकर वो ये है कि देखिए, लोक अदालत जो है, आपको पता था कोविड-19 का जब दौर था ना, कोविड-19, तो इसमें ई लोक अदालतें लाई गई, है ना। और अगर आप इसका एक फैक्ट तो ये याद रखिए कि पहला जो राज्य था वो छत्तीसगढ़ था, पहला याद रखिए बस, ये पूछ सकता है यूपीएससी। बाद में तो कई और राज्यों ने भी शुरू किया, बट छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जो पहली बार ई लोक अदालत, मतलब ई इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालतों को आयोजित करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर ये देखिए अब कि ये लोक अदालत को लेकर यूपीएससी कई बार प्रश्न पूछ चुका है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, तो इसको लेकर चीज़ें आप लोग समझ लो। पहले तो ये देखो कि लोक अदालत है क्या। ठीक है, लोक अदालत क्या है? ये वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। वैकल्पिक विवाद मतलब, इसका मतलब ये है कि जो न्यायालयों से बाहर कुछ, देखिए ना, बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जिसके लिए कोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है ना। इतना सारा ऑलरेडी कोर्ट पर बर्डन है, कितने सारे आपको पता है कितने कितने साल पुराने केसेस जो है लंबित हैं। तो सरकार चाहती है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर ही निपटा दिया जाए उसको, है ना। कुछ इतने ज़रूरी मुद्दे होते नहीं हैं तो वहाँ पर उनका निपटारा कर लिया जाए। तो ये क्या है, पहली चीज़ तो ये याद रखोगे इसको लेकर कि ये विधिक संस्था है, विधिक है, विधिक संस्था है, तो इसका मतलब किसी कानून के तहत लाई गई होगी। तो कानून कौन सा था इसके लिए? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, विधिक सेवा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, प्राधिकरण अधिनियम 1987। ठीक है, 1987 का एक्ट है, इसके तहत इनको गठित किया गया था। तो ये विधिक संस्था हो गई, एक चीज़ तो ये याद रखेंगे। दूसरा, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष जो है वो एक न्यायिक अधिकारी होता है ना। यूपीएससी ने शायद ऑप्शन में पूछा भी था, न्यायिक अधिकारी होता है। दूसरी चीज़ इसमें याद रखेंगे तो सदस्यों के रूप में ना, इसके सदस्यों के रूप में एक तो इसमें वकील होता है, ठीक है, अधिवक्ता होते हैं, और प्लस जो है, जो यूपीएससी ने प्रश्न में पूछा था वो ये था कि सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है क्या? हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है इसमें। ठीक है, इसके सदस्य होता है। तो ये प्रश्न में था, एक शायद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था। तो इसके सदस्यों में सामाजिक कार्यकर्ता बिल्कुल होता है। पहली चीज़, ये विधायिक संस्था है, बिल्कुल विधिक संस्था है। अगर पूछ ले संवैधानिक संस्था है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं यूपीएससी में पूछते हैं। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखिए, इसका जो निर्णय है ना वो अंतिम है और बाध्यकारी है। अब ध्यान से समझ लो इसको, बाध्यकारी है और अंतिम है। और दूसरा, कहीं पर चुनौती नहीं दी जा सकती इसको। अब आप कहेंगे कि सर लोक अदालत को इतनी पावर क्यों दे दी गई? पावर दे दी गई, देखिए, एक तो क्या है कि सहमति से होता है। यहाँ पे जो भी डिसीजन होता है ना, आपस में ये लोग सहमत होता है तभी लोक अदालत में लेके जाते हैं मुद्दा, है ना। दोनों पार्टियां सहमत होंगी तभी जाएंगी ना लोक अदालत में। आप पहले चले गए, अब आपको डिसीजन दिया तो आप मान नहीं रहे, तो मानना पड़ेगा, है ना। उसको आप चुनौती नहीं दे सकते, उस डिसीजन को चुनौती नहीं दे सकते। बट एक चीज़ कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं? आप दोबारा से केस फाइल कर दीजिए, किसमें? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ठीक है, तो सिविल न्यायालयों में जा सकते हैं आप, अलग से केस है। उस केस को चुनौती नहीं दे सकते कि उसका जो डिसीजन आया उसको लेके चलेगा, नहीं, माना नहीं जाएगा। ठीक है, आप इसको चुनौती नहीं दे सकते लोक अदालत के डिसीजन को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। मुझे लगता है लोक अदालत में अगर सवाल आएगा दोबारा से तो आप गलत नहीं करेंगे, है ना। एक यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि मीडिएशन की बात कर रहे हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सिंगापुर कन्वेंशन को लेके किससे जुड़ा हुआ है ये? ठीक है, सिंगापुर कन्वेंशन किससे जुड़ा है? मध्यस्थता से, बस इतना याद रखिएगा, मध्यस्थता से जुड़ा हुआ कन्वेंशन है। इसको सरकार, अभी ये भारत ने भी इसको अपनाया था, कुछ समय पहले की बात है ना। तो इसको लेकर गलती करेंगे नहीं करेंगे, कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसको लेकर। अब हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा बन सकता है करंट अफेयर में? यहाँ पर देखिए, चुनावी बॉन्ड जो है ना, चुनावी बॉन्ड जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है एक समय पर।
तो मैंने बोला कंटेम्प्रेरी करंट पर फोकस करता है, तो इसको लेके प्रश्न बन सकता है। जल्दी से देख लीजिए इसकी कुछ कुछ चीज़ें आपको इसकी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है, ये ब्याज मुक्त ठीक है, ब्याज मुक्त वित्तीय इंस्ट्रूमेंट है क्या ये? मतलब इसमें कुछ नहीं है, मतलब सरकार जो ये जो नेता पार्टियां होती हैं ना, इनको फंडिंग कर सकते हो आप इसके माध्यम से। बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब लोन दे सकते हो इनको, ठीक है, फंडिंग कर सकते हो इस बॉन्ड के माध्यम से। देखिए एक क्या है, ये ब्याज मुक्त है, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर वर्ड का प्ले कर सकता है यूपीएससी, तो याद रखिएगा ब्याज नहीं मिलता है इसको लेकर कोई। हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, ये आप अगर देखेंगे तो एक कौन कौन इसको ले सकता है, मतलब किसके तरीके कौन कौन खरीद सकता है इसको, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक तो भारत का जो नागरिक है, या भारत में निगमित कोई निकाय है, ठीक है ना, कोई कंपनी है, तो वो भी खरीद सकती है इसको। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये है, कौन कौन से मूल्य वर्ग में उपलब्ध होते हैं ये बॉन्ड। 1,000 रुपये, याद रखिएगा प्रश्न पूछा जा सकता है, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। इसके मूल्य वर्ग में 1 करोड़, इसके मूल्य वर्ग में ये उपलब्ध होते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। ये जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, इसको एसबीआई की किसी ब्रांच से ही खरीद सकते हो आप, किसी और से नहीं, एसबीआई की ब्रांच से ही आपके पास उपलब्ध रहेगा। दूसरी चीज एक और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे साल के जो 4 तिमाहियाँ होती हैं ना, उनके आप देखोगे मंथ देखोगे तो उनमें जैसे जनवरी, ठीक है, अप्रैल, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इसके शुरुआत के जो इन महीनों के शुरुआती 10 दिन होते हैं ना, इसमें ही आप खरीद सकते हो, शुरुआती 10 दिनों में खरीद सकते हो ये। दूसरी चीज़, इसकी जो वैलिडिटी होती है अवधि, मतलब आप देखेंगे कब तक ये रहता है, तो 15 दिन तक, खरीदने के बाद 15 दिनों तक ये वैलिड रहता है, वैध रहता है। अगर आपने तब तक इसको भुनाया नहीं तो ये रद्द हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। यही प्रश्न है जो बन सकते हैं, कितने दिनों तक रहेगा, कितने कब अवेलेबल होता है, कौन से मूल्य वर्ग हैं, कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता, ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से राजनीतिक दल इसके माध्यम से कहीं ना कहीं पर फंडिंग ले सकते हैं। वो दल जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनावों में कम से कम 1% वोट, ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यहाँ पर 10 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, आपको याद रखना 1% जो वोट है उन्होंने लिया हो, तब जाकर वो एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, है ना। प्लस आरपीए जो एक्ट है 1951, उसमें पंजीकृत हो वो दल, ठीक है, उसमें पंजीकृत हो, मतलब रजिस्टर्ड हो। 2 चीज़ें बस ये कंडीशन है, वही ले सकते हैं, 1% वोट और आरपीए जो एक्ट है उसमें वो पंजीकृत हो। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर आपका सवाल अगर कोई आता है तो ये गलत नहीं होगा, है ना, इसको लेकर। अब जल्दी से आगे और भी चीज़ें देख लेते हैं जहाँ जहाँ पे प्रश्न बन सकता है। ध्यान से देखिए, एनआरआई जो है ना, क्या भारत में वोट दे सकते हैं? अगर ये प्रश्न आ जाए, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इनको कब अलाउ किया गया था? तो 2011 में जो आरपीए एक्ट है ना, 1900, 2 तरह के एक्ट हैं, याद रखिएगा, ठीक है, एक 1950 का, एक 1951 का, दोनों में डिफरेंस एक दिन पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है बार बार। वो सीधा अगर समझेंगे तो वो दलों से संबंधित है, ठीक है, इसके पंजीकरण और इन सब चीज़ों को संबंधित है 1950 का। बाकी अगर देखेंगे मतदाताओं से संबंधित उनके अधिकार देखेंगे तो 1951 में आपको चीज़ें मिलेंगी। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखेंगे आप कि 2011 में इसमें संशोधन किया गया और एनआरआई जो हैं इनको वोटिंग राइट दे दिया गया। एनआरआई समझते हैं ना, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो बाहर रहते हैं, भारत के एक समय पर थे लेकिन बाहर शिफ्ट हो गए, भारत से बाहर रहने लगे, ठीक है। तो ये लोग क्या वोट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इनको पावर कब दी गई? 2011 में इनको अलाउ किया गया। दूसरी चीज़ ध्यान से समझिए, यहाँ पर मेन चीज़ है क्या, ये जो एनआरआई है ना, ये अपने जहाँ पर ये रहते हैं भारत में, जो इनका पता है ना, भारत में जहाँ रहते हैं ये, वहाँ पर जाकर ये इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, जो पता है, इनका एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर जाना पड़ेगा उनको, ठीक है, वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर को पहले बताना पड़ेगा कि मैं वोट देने वाला हूँ। तो बात ये हुई थी, क्या इनको सर्विस वोटर की तरह, जो सेवा मतदाता होते हैं, जैसे हमारे आर्मी के पर्सनल हैं, क्या उनकी तरह इनको अधिकार मिला हुआ है कि ये वोट दे दें कहीं से भी, ये अपने डाक पत्र के माध्यम से, डाक पत्र मतलब कुछ भेज दें, पोस्ट भेज दें और अपना वोट दे दें? ऐसा इनको नहीं दिया गया है।
इसको लेकर बात अभी विधि कमीशन के सामने चल रही है। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये अलाउ नहीं है, बट इनको वोट देने की परमिशन है। ये समझ लीजिए खुद आ जाएं और वोट देके अपने गांव में या अपने जहां पे भी ये रहते हैं वहां देकर चले जाएं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या मतलब अगला पॉइंट टॉपिक जो भी है करंट अफेयर का वो देखते हैं। देखिए बहुत दिक्कत हो रही है मुझे बोलने में भी, बहुत सारे फैक्ट हैं तो आप लोगों के सामने, आप लोग बस इसके उम्मीद मैं आपसे ये करता हूँ कि थोड़ा इन चीज़ों को शेयर करिएगा, ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले, है ना। नोट्स बनाते चले जाइएगा, मैं आप लोगों के साथ हर टाइम अवेलेबल रहूँगा। मेहनत मुझे करनी है, आपको थोड़ा सा उसको यूटिलाइज करना है। देखिए एक चीज़ और है, परिसीमन आयोग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सरकार ने गठित किया था कुछ समय पहले। इसको लेकर थोड़ी कुछ चीज़ें याद रखेंगे आप। एक तो पहली चीज़ ये है कि अनुच्छेद जो 82 है 82, इसके तहत इसको गठित किया जाता है ना। संसद गठित करती है इसको। कौन गठित करता है? संसद। राज्य विधानसभा को इसका कोई अधिकार नहीं है, संसद गठित करेगी इसको। तो ये बिल्कुल सही फैक्ट याद रखेंगे आप। ठीक है, विधानसभा आपको नहीं कर सकती है, ये गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये एक फैक्ट ये हो गया। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये करता क्या है, इसका काम क्या है। ये परिसीमन आयोग क्या करता है, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी संख्या में होंगे ये, और उनकी सीमाएं क्या होंगी, इसका निर्धारण करेगा, सीमाओं का निर्धारण। ठीक है ना, परिसीमन आप नाम से ही समझ लीजिए ना। ठीक है, तो ये चीज़ें इस मामले में अगर आप देखेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे सुन रहे हो तो ये हो गया भाई, इसका सीमाएं और निर्वाचन करता है। अब इसमें सदस्य कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें सदस्य कौन है। अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का या तो रिटायर हो गया हो जस्टिस, या अभी सेवानिवृत्त हो गया हो, या सेवा कर रहा हो वो न्यायाधीश। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। दूसरी चीज़, इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं पर वो भी शामिल होते हैं। कमिश्नर जो होते हैं ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो भी सदस्य हैं। तीसरा, जिस राज्य में हो रहा है वहाँ के स्टेट भी, मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त भी उसमें इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है, तो ये 3 सदस्य हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये तीनों इसके सदस्य होंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसके डिसीजन को कहीं पर चुनौती नहीं दी जा सकती, कोर्ट नहीं जा सकते आप इनको लेके। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, इस पर प्रश्न बन सकता है। इनका जो डिसीजन, जो इन्होंने कह दिया ना कि ये निर्वाचन क्षेत्र हैं, ये इसकी सीमाएं हैं, मानना ही पड़ेगा सबको, क्योंकि ऑब्वियस ये है, कोर्ट किस बेस पे इसको नकारेगा। कोर्ट के पास अपने इनपुट क्या है, कुछ इनपुट नहीं है, तो इसलिए इसको कोर्ट को पावर भी नहीं दी गई इसको लेके। ये याद रखेंगे आप, डिलिमिटेशन कमीशन को लेके, है ना। उसके अलावा अब हम आगे चलते हैं, जल्दी से चीज़ें और देखते हैं भाई। जैसे स्टार प्रचारक है ना, न्यूज़ में रहे थे बहुत ज़्यादा उस समय, तो ये इसके बारे में थोड़ी कुछ पॉइंट्स देख लीजिए जो इस पे प्रश्न बन सकता है। एक तो चीज़ ये है, एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई ये स्टार प्रचारक होते क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो आप कि ये होते क्या हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, किसी क्षेत्र में मान लीजिए इलेक्शन है तो वहां पर अपना प्रचार करने के लिए इनको नियुक्त करते हैं, है ना। कि अपने आपने देखा होगा, बहुत फेमस जो लोग होते हैं उनको नियुक्त कर देते हैं और वहां जाते हैं इलेक्शन में। और जैसे अभी गुजरात इलेक्शन चल रहा है तो बहुत सारे लोग वहां पर भी जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वहां पर चलता रहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये समझने वाली है कि आरपीए एक्ट जो है 1951 जो है, इसके तहत आपको क्या करना है, जब अधिसूचना जारी होती है ना निर्वाचन की, उसके 1 वीक में, 1 सप्ताह, ये चीज़ याद रखने वाली है, 1 सप्ताह के भीतर पार्टी को ये बताना होगा, निर्वाचन कमीशन को, ठीक है, निर्वाचन आयोग को, कि भाई हमारे स्टार प्रचारक कौन होंगे, किस टाइम में, 1 सप्ताह में, विद इन 1 वीक में आपको इन्फॉर्म करना होगा। एक चीज़ अच्छी बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो है, इसमें 40 हो सकते हैं ये स्टार प्रचारक। और अगर आप देखेंगे गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं, इसमें जो हैं ये 20 ही स्टार प्रचारक हो सकते हैं। तो ये संख्या भी याद रखेंगे भाई, 1 हफ्ता याद रखेंगे, 1 सप्ताह वाला ये चीज़ें, और इतने हो सकते हैं, ये याद रखेंगे। दूसरी चीज़, अगर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि इन्होंने जो व्यय किया, जो खर्चा किया, क्या वो शामिल होगा क्या उम्मीदवार के खाते में, तो नहीं होगा। यही तो फ़ायदा है,
वो जो जाकर चुनाव प्रचार पर जो उनके व्यय होते हैं वो खर्च नहीं, वो उसमें नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। हालांकि कई बार क्या होता है कि अगर इन्होंने अपने आप को किसी एक सामान्य अभियान तक सीमित कर लिया है तभी ये लागू नहीं होगा, ठीक है। वरना एक जनरली आप सोचेंगे कि अगर कोई मंच साझा कर रहा है, वो किसी रैली में कोई उम्मीदवार है मान लीजिए, उसके साथ ये जो प्रचारक है अपना मंच साझा कर रहा है, ठीक है, तो उसके स्टार प्रचारक का जो यात्रा व्यय है उसको छोड़कर उस रैली का संपूर्ण खर्च जो है वो शामिल किया जाएगा किसके खाते में, उम्मीदवार के व्यय में। किसके व्यय में, उम्मीदवार के व्यय में, ठीक है। मंच अगर साझा करता है, रैली करते हैं साथ में दोनों, फिर किया जाएगा, फिर यात्रा व्यय उसका काउंट नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ देंगे, यात्रा का जो व्यय होगा। ये चीज़ है, ये थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट्स थे, इसको याद रख लीजिए। अगर हम ये देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा चुनावों का खर्च जो है, चुनावी व्यय को लेकर भी एक दो चीज़ें पॉइंट देख लीजिए जो प्री में पूछे जा सकते हैं। क्या प्रश्न हो सकता है, देखिए पहली चीज़ तो ये बताइए कि चुनावी व्यय का उल्लेख कहाँ पर है। यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ मैं, चुनावी व्यय, ठीक है। इसको लेकर कुछ कुछ सवाल बन सकते हैं, ध्यान से देखिए। चुनावी व्यय जो है इसका उल्लेख कहाँ है, निर्वाचनों का एक तो थोड़ा सा, निर्वाचनों का संचालन नियम, ठीक है। निर्वाचन का संचालन नियम 1961 जो है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो है 1961, उसमें ये बोला गया है कि किसी प्रत्याशी का जो व्यय है ना, वो निर्धारित सीमा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें इनका उल्लेख है, एक सीमा निर्धारित कर दी कि भाई इससे ज़्यादा आप चुनावी व्यय नहीं कर सकते, फिर तो पता नहीं आप अनलिमिटेड व्यय कर जाएंगे, ठीक है। तो ये रोक ली दी गई इस चीज़ को लेकर। और इस नियम में ना अगर कोई भी संशोधन होता है, इस नियम में जो ये नियम बता रखा मैंने ऊपर, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961, इसमें अगर कोई भी संशोधन होता है तो इसको लेकर अगर आप देखेंगे तो विधि आयोग जो, विधि मंत्रालय जो है ना, लॉ मिनिस्ट्री है, उसकी परमिशन चाहिए होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि इस नियम में ना चुनावी व्यय की सीमा अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है, ठीक है। अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिए इसको। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि क्या निर्वाचन व्यय की जो सीमा है, कोई भी मान लीजिए, अब मैं बताऊंगा कितना व्यय कर सकते हैं ये लोग, मान लो उसकी कोई सीमा है, क्या वो दल पर लागू होती है, क्या राजनीतिक पार्टी पर? नहीं, दल पर लागू नहीं होती है। दल जितना मर्जी खर्च करे, प्रत्याशी पे लागू होती है, जो खुद उम्मीदवार है ना उस पर लागू होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखेंगे, यहीं पर फंसाएगा यूपीएससी, ठीक है। तो दल की कोई सीमा नहीं, जितना मर्जी खर्च करो। ये तो वही बात होगी ना कि आप जो मर्जी करते जाओ दल के नाम पर, कौन रोकने वाला है ना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लोकसभा जो है इसमें इलेक्शन व्यय की सीमा कितनी है, तो 70 लाख रुपए है ना। अगर आप राज्यसभा देखेंगे तो इसमें लगभग 28 लाख रुपए का व्यय कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसका इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो आप 70 लाख से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। और अगर आप राज्यसभा का लड़ रहे हैं तो आप 28 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है कि चीज़ें होती तो हैं, इससे ज़्यादा भी कई बार खर्च हो जाता है, बट चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन है वो ये सीमा रखी है ना। अगर आप इसका उल्लंघन करते हो, ठीक है, अगर आप इसका उल्लंघन करते हो, या अगर आप लगभग 30, जब इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन खत्म, एक चीज़ ये भी फैक्ट याद रखना, उसके 30 दिन बाद ना, उसके 30 दिन बाद आपको सारी वो चीज़ें बतानी है कि आपका खर्च का ब्यौरा बताना है आपको इलेक्शन कमीशन को। अगर आप या तो ये नहीं दे पाते हो 30 दिन में, या आप ज़्यादा खर्च कर देते हो, जो मैंने सीमा बताई उससे ज़्यादा खर्च कर देते हो, तो क्या होगा, आपका जो 3 वर्ष तक आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। यूपीएससी ये वर्ष का गेम बड़ा करता है, कई बार पूछा है कितने वर्ष तक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा, 3 वर्ष तक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पिछले साल एक क्वेश्चन था इसको लेकर, इस तरह से लेकर कि कितने साल तक डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, प्रश्न किसी और संदर्भ में था, तो ये वर्ष टाइम याद रखना है आपको, ठीक है। ये कुछ प्रश्न हैं जो सीधे प्रश्न बन सकते हैं इस मामले में। अब हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से, जो रिमेनिंग चीज़ें हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट आए थे, है ना, उस दौरान पे कुछ एक्ट आए थे, वो एक्ट अभी भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से उनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आरटीआई जो एक्ट है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005, उसमें संशोधन किया गया था, 2019 में ये आया था, ये उस टाइम न्यूज़ में था ना, ये इंपॉर्टेंट आज भी है ना। तो क्या किया गया था इस अमेंडमेंट में, थोड़ा सा याद रख लो, हल्का सा याद रख लो। इसमें क्या था कि 2005 का जो अधिनियम था,
2005 का और 19 का जो संशोधन है इसमें डिफरेंस थोड़ा सा देख लो। 5 में क्या था कि जो मुख्य सूचना आयुक्त थे ना, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं ना इसमें आरटीआई, आप बेसिक तो आप लोगों को पता होगा ना ये क्या होता है आरटीआई। ठीक है, तो मतलब सूचना अधिकारी होते हैं इसके अंदर, उनके थ्रू कहीं ना कहीं पर उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो आरटीआई अधिनियम में क्या था कि चीफ इलेक्शन जो ये जो होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ठीक है ना, सीईसी बोलते हैं इसको, चीफ मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जो होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सीआईसी को कुछ करना है, एक सीआईसी और आईसी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ये जो दो पद होते हैं इसमें, इनका क्या था 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित था। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल था इनको। तो अब क्या बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को होती हम निर्धारित करेंगे, केंद्र सरकार को पावर दे दी गई। बस ये याद रखिएगा एक चीज, तो ये केंद्र सरकार के पास अब अपनी मर्जी से वो रख सकते हैं कितना मर्जी टाइम वो चाहें। दूसरी चीज ये है कि पहले ये बोला गया था कि इनका जो वेतन है ना, इन्हीं दोनों का, मतलब जो चीफ इलेक्शन, जो इन्फॉर्मेशन, बार बार मेरे मुंह में इलेक्शन आ रहा है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, और ये इनका जो वेतन था वो पहले किसके बराबर किया गया था, अब सही वर्ड बोलना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आसपास, और इलेक्शन कमिश्नर इनके समान पहले रखा गया था, इनके समतुल्य रखा गया था कि इनके बराबर इनको वेतन मिलेगा। बट बाद में सरकार ने क्या बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से कितना मर्जी वेतन रखे। और सरकार ने तर्क पता क्या दिया था इस टाइम पे, सरकार की जब आलोचना हुई तो सरकार ने क्या बोला था, सरकार ने ये बोला था कि हम इसके बराबर क्यों दें, क्योंकि ये जो बॉडी है ना, मुख्य चुनाव आयोग जो है, ये संवैधानिक बॉडी है और ये एक विधिक बॉडी है। सरकार का ये आर्गुमेंट था, वेग था या कैसा था हम कुछ कह नहीं सकते, बट सरकार का आर्गुमेंट ये था कि ये विधिक निकाय है जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, और ये है संवैधानिक, तो इसके बराबर कैसे वेतन दे दें, इसलिए सरकार ने बोला हम डिसाइड करेंगे। तो फिर यहाँ पर भी किसको पावर दे दी गई, केंद्र सरकार को। तो ये कुछ चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं पर जो है केंद्र, अगर मैं आपसे ये दिमाग में रखने के कहूँ ना, तो अगर आ जाए इस पे प्रश्न तो आप ये सोचेंगे इस अधिनियम संशोधन में ज़्यादातर पावर केंद्र सरकार को दे दी गई है ना। तो याद रखिएगा अगर ऑप्शन में केंद्र सरकार दिखाओ तो लगभग सही होगा, और अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ दी हो कि इतने काल का वर्ष कार्यकाल होगा या इसके बराबर वेतन होगा तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेके मुझे लगता है आप लोगों को तनाव नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोग याद रख लीजिए। थोड़ा सा केंद्रीय सूचना आयोग जो है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा मैं इसको भी बता देता हूँ। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है, मुख्य सूचना आयोग, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पहले तो ये है कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एक होते हैं, प्लस 10 से ज़्यादा नहीं इसके जो हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे इसके अंदर, है ना। एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक सूचना आयुक्त इसमें होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी नियुक्ति इनकी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट, और एक समिति के कहने पर। वो समिति क्या है ध्यान से समझ लो, उसमें कौन कौन से होते हैं। यहीं पर यूपीएससी सीवीसी और सीआईसी में दिक्कत कर सकता है, तो ध्यान से देखिए। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। एक समिति है जो रिकमेंडेशन देती है किसको, प्रेसिडेंट को, उसके आधार पर प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। पीएम उसके अध्यक्ष होते हैं, पहली चीज। और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, वो भी इसके सदस्य होते हैं। लोकसभा में कह रहा हूँ, राज्यसभा नहीं कह रहा, ध्यान से समझिएगा। और तीसरा, एक कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कौन, केंद्रीय, होम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पर दिक्कत होती है, सीवीसी में होम मिनिस्टर आएंगे शायद। केंद्रीय जो मंत्री हैं कैबिनेट के, वो इसमें होंगे तीसरे। ठीक है, ये समिति आप याद रखेंगे, ये रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो हैं, ठीक है, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। ठीक है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं, ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो ये यहाँ पर एक हो गया, कहीं ना कहीं पर इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट किया गया था उसको लेके समझ लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 2019, ये उस टाइम पे लाया गया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पूछा जा सकता है कहीं पर भी। तो इसको देखिए, एक तो ना इसका एक्ट था 1986 का, है ना, 1986 का, और एक ये 2019 का जो लाया गया। इनमें डिफरेंस देख लो बस, बाकी चीज़ें तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी। पहला डिफरेंस देखो इसमें क्या है, समझते हो ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके लिए होता है, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, कोई चीज़ गलत आ गई, कुछ चीज़ें हैं, तो आप किधर जाके करोगे बात,
किसके बारे में करोगे, अलग से सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा इधर कोर्ट में जाइए, ये कोर्ट आपका डिसीजन कर देंगे, ठीक है, जो भी दिक्कत है। पहली चीज यहाँ पर ये है कि ये जो एक्ट था ना, इसमें कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, कोई नियामक नहीं था, अलग से कोई नियामक नहीं था इसमें, नियामक नहीं, ये याद रखेंगे इसमें। और इसमें एक बना दिया गया जो 1919 का 2019 का जो एक्ट है, इसमें बना गया किसको, सीसीपीए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, इसका हिंदी में ये आप लिख लेंगे, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। तो इसको मेन नियामक बना दिया गया इसमें, एक तो ये याद रखेंगे, पहले नियामक नहीं था, अब इसको बना दिया। दूसरा डिफरेंस क्या है ये समझो। देखो कंज्यूमर कोर्ट में क्या होता था, पहले क्या था, 1986 वाला जो था, इसमें यह था कि जहां पर आपका जो वो है, जहां पर विक्रेता है ना, विक्रेता का मान लीजिए जहां पर ऑफिस है, वहां पर आपको जाके जो है याचिका देनी पड़ेगी, वहां पर फाइल होगी उस कोर्ट में। बट अब ये होगा कि जहां पर क्रेता रहता है, ऐसे क्यों भाई, जब हमारे साथ धोखा हुआ है तो हम वहां पे जाके क्यों फाइल करें, हम जहां रहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हुआ है ना, तो हम अपने जो वहां पर जो कंज्यूमर कोर्ट होगा वहां पर हम फाइल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी एक अच्छी चीज की गई है ना, पहले विक्रेता के फेवर में था, अब क्रेता के फेवर में आ गया जो परचेज कर रहा है। तीसरी चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसमें ना प्रोडक्ट लाइबिलिटी को लेके, मान लीजिए आपको कोई क्षतिपूर्ति या वो सब चीजें देने को लेकर ना बहुत व्यापक पैमाने पर प्रावधान नहीं था, सिविल कोर्ट में जाकर आप ले सकते थे, बट इसमें अब कर दिया गया, इसमें यह बोला गया कि आपको क्षतिपूर्ति भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो गई। चौथी चीज़ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें ना ध्यान रखिए, इसमें ई कॉमर्स को शामिल नहीं किया गया था, ई कॉमर्स को लेकर प्रावधान नहीं थे इसमें, इसमें ई कॉमर्स भी इन्वॉल्व कर दिया गया, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है ना। अभी आपको पता है ना बहुत सारा ई कॉमर्स का सिस्टम चलता है, तो वो भी शामिल कर दिया गया 2019 में, अब इसमें भी आ गया। अब और कोई चीज़ इसमें अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो इसमें मध्यस्थता को लेकर कोई बीच में ये नहीं था कि कोई प्रावधान नहीं था, मेडिटेशन करके आप मीडिएशन करके आप चीज़ें नहीं कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोर्ट अगर कहे कि नहीं, आप दो लोगों को बोला कि आपका बीच में मीडिएशन करवा के सॉर्ट आउट कर दो इस मैटर को, इसमें प्रावधान नहीं थे, इसमें प्रावधान हैं, ठीक है, मीडिएशन को लेकर। ये 5 से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक थोड़ा सा और डिफरेंस देख लो कि इसमें पहले जो था जिला तक, इसमें कितने जिला कोर्ट जो है उसमें कितने पैसों तक आप वो कर सकते हो, याचिका कर सकते हो। तो पहले 20 लाख था जिले में, ठीक है, राज्य के स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ था, 20 लाख से 1 करोड़। और फिर जो था केंद्र के स्तर पर अगर आपको जाना है तो अबव 1 करोड़ से ऊपर का जो मैटर होता था, तब आप केंद्रीय जो है उपभोक्ता संरक्षण आयोग को आप जा सकते थे, है ना, कोर्ट में जा सकते थे। बट अभी अगर आप यहां पर देखेंगे तो यही इसकी सीमा क्या कर दी गई है, थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई, 1 करोड़ कर दी गई है, ये 10 करोड़ कर दी गई है, और ये 10 करोड़ से ऊपर को कर दिया गया है, ठीक है। ये 1 से 10 करोड़ के बीच में और ये 10 करोड़ से ऊपर, ये तीनों चीजें अगर यहाँ पर याद है, बस इसको थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो शुरुआत वाले 3-4 बताए हैं, ई कॉमर्स का याद रखना, उसमें नहीं था, इसमें है, मध्यस्थता उसमें नहीं थी, इसमें है, ठीक है। पहले ये विक्रेता के फेवर में था, अब क्रेता के फेवर में है, ठीक है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, जो इसके अलावा कौन सा अमेंडमेंट किया गया या कोई एक्ट है। तो एक है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, है ना, FCRA एक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होता, ये भी 2020 में इसमें संशोधन किया गया था। अब इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें देख लो। पहले क्या था इसमें, ये जो एक्ट था पहले, इसमें पहले चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार जो थे या समाचार पत्र के संपादक थे, न्यायाधीश थे, इनको लेकर ना कि आप विदेशी अंशदान नहीं ले सकते, ठीक है ना, फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आप नहीं ले सकते, इस पर प्रतिबंध था, ठीक है, ये जो पहले का एक्ट था। बट अब इसमें ना लोक सेवकों को भी शामिल कर लिया गया इस अमेंडमेंट के माध्यम से। लोक सेवक जो है, पब्लिक सर्विस जो सर्वेंट जो हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर लिया। अमेंडमेंट में एक चीज़ की गई, पहले क्या था कि हाँ राजनीतिक दल वगैरह अंशदान नहीं ले सकते, मतलब फॉरेन का ये है क्या, ये एक्ट थोड़ा ये भी देख लो। देखिए बच्चों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे देश में, NGO वगैरह चलते हैं, तो उनको फॉरेन से ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन प्राप्त होता है अपना काम चलाने के लिए, तो इसको लेकर एक निगरानी तो जरूरी है ना, कौन पैसा भेज रहा है, किस काम के लिए पैसा भेज रहा है। ऐसा हुआ था पहले, क्या था कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने किसी एक NGO को पैसा दिया कि भारत में कोयला को लेकर कुछ आप वो करिए, विरोध प्रदर्शन दर्ज कराइए।
है ना, ताकि वो बहुत सारी चीज़ें थी उसके पीछे। तो ऐसे ना कहीं पर बहुत सारे देश कोशिश करते हैं किसी एनजीओ को फंडिंग कर देंगे और सरकार के विकास गतिविधियों में रुकावट पैदा करने के लिए, ठीक है ना, सब भारत के विकास कार्य प्रभावित होते हैं, तो इसकी निगरानी जरूरी बन जाती है। कौन पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, इसको लेकर यह अधिनियम लाया गया था। मैंने बताया पहले इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, अब इनको लोक सेवक नहीं थे, उनको भी इन्वॉल्व कर लिया गया। दूसरी चीज़ ये है इसमें, पहले क्या था इस एक्ट के तहत कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को, किसी मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, इसको फॉरेन से कोई विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ तो वो बी को स्थानांतरित कर सकता था। वो तब कर सकता था अगर वो पंजीकृत हो गया है ना, बी अगर पंजीकृत हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया है, फिर उसको दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब इस चीज़ को रोक दिया गया, आप अपना अंशदान किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये इस संशोधन में कर दिया गया। समझ गए आप चीज़ को, अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं तो रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये की गई। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें किया गया कि एसबीआई का जो खाता दिल्ली में ब्रांच है ना, नई दिल्ली में अगर कोई ब्रांच है, नई दिल्ली में कोई शाखा है, उसी में खाता खोल सकते हो आप। बाहर से अगर आपको पैसा मंगाना है, आप कहीं और खाता नहीं खोल सकते, ठीक है। तो मतलब सरकार के लिए थोड़ा निगरानी करना आसान रहेगा, इसलिए ये बना दिया गया। ये सब चीज़ें आप लोगों को कहीं ना कहीं पर इंपॉर्टेंट लगी। एक और चीज़ थी, पहले क्या था कि मान लो आपको फॉरेन से कितना भी पैसा प्राप्त हुआ है ना, मान लीजिए 100 रुपये प्राप्त हुए, तो आप इसमें 50 रुपये, लगभग 50% जो है वो आप क्या कर सकते हो, प्रशासनिक खर्च दिखा सकते हो कि हमने प्रशासनिक काम किया, सैलरी दी, ये दिया, ठीक है। तो आप 50% की आपकी निगरानी नहीं होगी, आपने बोल ही दिया कि प्रशासनिक व्यय दिया, वेतन दिया। अब इसको 20 रुपये कर दिया, मतलब 20% कर दिया गया है। अब 20% से 20% तक आप प्रशासनिक व्यय कर सकते हो, बाकी 80% का लेखा जोखा देना पड़ेगा आपको, कहाँ किया वो पैसा, ठीक है। समझ गए या नहीं, इसकी जो लिमिट है इसको थोड़ा कम कर दिया गया। ये चार जो हैं चीज़ें, अगर प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं होंगी चीज़ें। एक चीज़ और याद रखिए, ये जो एक्ट है इस, तो फिर मैंने बोलता हूँ निगरानी करनी जरूरी है, तो ये निगरानी कौन करता है, ये यहाँ पर यूपीएससी फाइनेंस कमीशन लिख सकता है या वित्त मंत्रालय लिख सकता है, नहीं, गृह मंत्रालय जो है इसकी निगरानी करता है, ठीक है। इस पर प्रश्न भी बन सकता है। तो ये चीज़ें, इस चीज़ को लेकर आप लोगों के दिमाग में रहनी ही चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। वैसे आप लोग अगर हो कोई भी कमेंट के माध्यम से आप लोग चीज़ें पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए मेरी भी एक लिमिट है, फिर भी मैं अपनी लिमिट से बढ़कर काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस प्रोग्राम के रिस्पॉन्स को ज़रूर बताइएगा, है ना। कमेंट के माध्यम से ज़रूर मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग बताएँ चीज़ें कैसी लगती हैं, थोड़ा शेयर भी करें इसको। अब आगे से अगला टॉपिक हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, कुछ चीज़ें बची हैं, बस जल्दी से कवर कर देते हैं तो हमारा पहला पार्ट कवर हो जाएगा। देखिए मानवाधिकार नेशनल, देखिए एक सेकंड थोड़ा सा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, है ना, इसको देख लो। एक तो ये है कि ये 1993 में एक एक्ट लाया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना। उसके तहत गठित एक क्या बॉडी है, ये सांविधिक निकाय, स्टैच्यूटरी बॉडी। यहाँ पर भूलना नहीं है इसको, जब कोई बॉडी किसी अधिनियम के तहत बनती है तो उसको स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधानों से बनती है उसको संवैधानिक निकाय बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ये इसमें बन गई। दूसरी चीज़ ये है कि इसके तहत क्या हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात की गई, दोनों ही विधिक निकाय हैं। अगर मामला, अच्छा ये करेगा क्या, मानवाधिकारों से लेकर कुछ चीज़ें, इसके पास याचिका, ये क्या कर, अगर मान लो मानवाधिकारों को लेकर कोई मुद्दा चल रहा है ना, तो स्वतः संज्ञान लेकर, खुद से संज्ञान लेकर उस मैटर में इंटरफेयर कर सकता है ना, मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अगर कोई मैटर चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई आरोप चल रहा है तो उसकी न्यायिक कार्रवाई चल रही है मान लो, तो उसमें भी दखल दे सकता है, ठीक है। खुद जाके कह सकता है कि नहीं मेरा भी पक्ष सुनिए आप, कोर्ट में भी बोल सकता है ये, ठीक है। ये तो इसका काम है। और अगर एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर, अगर तो 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया मैटर को, अगर तो 1 वर्ष के भीतर है, ठीक है ना, फिर तो ये पक्ष में लेगा। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है ना उस मैटर को, फिर ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा, फिर उससे पुरानी जो याचिकाएं उसको नहीं सुनेगा। ये 1 वर्ष के भीतर आपको रिपोर्ट करनी होगी, मजाक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ना क्षतिपूर्ति जो है ना, मान लीजिए कोई मैटर हुआ उल्लंघन को लेकर, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, उसको लेकर कोई क्षतिपूर्ति करनी है, कंपनसेशन करनी है, उसकी सिर्फ संस्तुति कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, खुद नहीं कर सकता। ये इसको मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित दंड देने का अधिकार नहीं है,
दंड देने का अधिकार नहीं है। इसको लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ना कमेंट भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये दंत विहीन निकाय है, जिसके पास दांत तो हैं बट शिकार नहीं कर सकता, ये मतलब दंड ही नहीं दे सकता, तो इसको फिर क्या पावर दिया आपने, है ना। तो ये बट इसके पास नहीं है, तो अब जो चीज़ नहीं है। एक चीज़ और, ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। यहाँ पर कई बार दिक्कत हो जाती है, कुछ निकाय ऐसे हैं जो सरकार को रिपोर्ट करते हैं, केंद्र सरकार को, ठीक है। वो कौन सा निकाय, उनमें एग्जाम्पल देखेंगे तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, सूचना आयोग जो है, वो सरकार को रिपोर्ट करता है, केंद्र सरकार को। बट ये रिपोर्ट कहाँ करते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन भी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस याद रखा करिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, इसको लेकर एक अमेंडमेंट आया, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर एक इसका लाया था ना, एक्ट में अधिनियम संशोधन लाया गया। एक तो देखिए 1993 का अधिनियम है, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं जिस पर सीधे सवाल बनेंगे, आप देखिएगा चीज़ों को लेकर। देखिए, एक 1993 का अधिनियम है और एक 2019 का जो संशोधन लाया गया, क्या डिफरेंस है इसमें, ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लो। देखो, जो इसमें पहला था, ये 1993 का अधिनियम था, तो इसमें क्या बात थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, वही इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। पहले ये बात की गई थी, ठीक है। बट अब ये बोला गया कि सिर्फ सीजीआई तो हो ही सकते हैं, प्लस कोई अन्य जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश रहा हो, वो भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। पहली चीज़ तो ये डिफरेंस समझो। दूसरी चीज़ ये है कि पहले ये बोला गया था कि दो सदस्य इसमें ऐसे होंगे, दो सदस्य ऐसे होंगे जिनको मानवाधिकारों से संबंधित जो है ज्ञान होगा, है ना, जो मानवाधिकारों संबंधों से संबंधित उनको नॉलेज होगी। अब इसमें इनकी संख्या 3 कर दी गई, जिसमें एक महिला होगी, जिसमें एक जो है वो वुमेन होगी, महिला होगी, ठीक है। ये डिफरेंस है। तीसरी चीज इसमें अगर आप देखेंगे, पहले क्या था इसमें, जैसे कुछ ना कमीशन है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, इनके जो अध्यक्ष हैं वो पदेन सदस्य होते हैं इसमें। तो ये तो रहेंगे अभी, लेकिन साथ में कुछ और ऐड कर दिए गए, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, संवैधानिक संस्था बना दिया गया ना, इसके पदेन अध्यक्ष इसमें ऐड कर दिए गए, वो भी इसके पदेन सदस्य रहेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग जनों के मुक्त आयुक्त जो होंगे, मुख्य आयुक्त, वो भी इसके पदेन सदस्य होंगे। ये अमेंडमेंट में एक चीज़ की गई। उसके अलावा क्या चीज़ें की गई, जैसे मैंने बोला ना कि इसमें सीजीआई था, तो स्टेट के लेवल पे क्या था कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वही बन सकते हैं। बट अब वहां पर भी ये कर दिया गया, मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश कोई हो हाई कोर्ट का, वो भी सदस्य बन सकता है। एक जो मेन डिफरेंस है इसमें ध्यान रखिएगा, पहले जो इनका समय सीमा थी ना, 5 वर्ष या 70 वर्ष, इसके पहले जो भी हो वो तब तक सेवा में बने रहेंगे। अब इसको क्या किया गया, अब इसको चेंज कर दिया गया। अब ये बोला गया कि एक तो 3 साल कर दिया गया प्लस 70 वर्ष जो है, इसमें जो भी पहले हो तब इनको रिटायर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, है ना। तो इसका समय सीमा कम कर दी गई। और दूसरा, पहले क्या था कि जैसे मान लीजिए इसके जो सदस्य थे ना, उनकी पुनर्नियुक्ति जो थी, पुनर्नियुक्ति हो सकती थी एक बार 5 वर्ष के लिए, है ना, 5 वर्ष के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती थी। इसमें इस 5 वर्ष को खत्म कर दिया गया, बोला कितनी भी बार पुनर्नियुक्ति हो सकती है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है। जिन बच्चों को इश्यू हो थोड़ा सा रिवाइज करके देख लें, क्योंकि समय ऑलरेडी वीडियो बड़ी होती जा रही है, मैं चाहता हूँ चीज़ें जल्दी से खत्म हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मैंने बोला था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, सीवीसी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। एक तो क्या है कि इसकी स्थापना 1964 में हुई, है ना, और संथानम समिति जो है इसकी सिफारिश पे हुई थी, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कमेटी याद रखिएगा, ठीक है। और ये किसके लिए होता है ये संस्था, विजिलेंस के लिए। विजिलेंस मतलब समझते हो ना, मतलब सतर्कता के लिए, भ्रष्टाचार से संबंधित चीज़ों के लिए, निगरानी के लिए, अगर आप ये समझेंगे तो ये उसमें आती हैं चीज़ें, है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है विजिलेंस वाला। तो और सतर्कता कमीशन, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये सलाह देने के लिए सरकार को इससे संबंधित, मतलब निगरानी के लिए थोड़ी सी निकाय थी ये। और इस बॉडी को ना जब 2000 पहले 1964 में बनाया गया, तब ये ऐसे ही मतलब संस्था थी, इसको विधिक संस्था नहीं थी। 2003 में इसको स्टैच्यूटरी दर्जा दे दिया गया,
2003 में, मैं फिर से कह रहा हूं, यूपीएससी यहां पर खेल जाएगा, बोलेगा कि सीवीसी एक विधिक संस्था है बिल्कुल है, बट अगर बोले कि सीवीसी अपनी स्थापना के समय से, जब से स्थापित हुई तब से विधिक संस्था है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तब से ये गलत हो जाएगा, तब ये कहीं ना कहीं पर अगर ऐसे स्टेटमेंट आता है तो इसको समझ लो, 2003 में विधिक थी ये। तो आज कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर बहुत एडवांस लेवल पर बातें कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों देखो ये करंट अफेयर की क्लास है ना, इसमें मैं बेसिक चीज़ें आपको नहीं बताने बैठूंगा, सीवीसी का पूरा इतिहास क्या है क्या नहीं, फिर तो आपको पता है क्लास ही हो जाएगी। आपको ये समझना है करंट अफेयर, बस जो बच्चे करंट अफेयर के लिए परेशान रहते हैं उनकी चीज़ें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर करते जा ही रहे हैं, मैं बता ही रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें, है ना। संथानम समिति हो गई, और दूसरा ये मैंने बता दिया कि कब इसको गठित किया गया, कब इसको विधिक दर्जा दिया गया। अच्छा, ये बहुसदस्यीय निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय है ये, ठीक है। और बहुसदस्यीय निकाय में इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एक तो अध्यक्ष है, ठीक है, प्लस इसमें दो जो हैं सतर्कता आयुक्त होते हैं, ठीक है। अब आ गई ना कमेटी, फिर से कमेटी, अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, एक कमेटी होती है, ठीक है, और नियुक्ति तो करता है प्रेसिडेंट ही, बट एक समिति जैसे मैंने उसके लिए बताई थी, अब इसके लिए सुन लो, इस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे। पहला, पीएम इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। दूसरा, विपक्ष के फिर से वही लोकसभा में विपक्ष के नेता, है ना, बट डिफरेंस यहां पर तीसरे पे आ जाएगा, यहां पर होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री जो है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। ये कमेटी सिफारिश करेगी किसको, पी को, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो हैं इनकी नियुक्ति करेंगे, इन अध्यक्ष और इसकी दो सदस्यता आयोग जो हैं। कोई दिक्कत इसमें मुझे लगता नहीं है होनी चाहिए। एक यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड याद रखेंगे आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ, पूछ सकता है सवाल यूपीएससी, इसको लेकर तो क्लियर हो गई होंगी चीजें। देखिए, एक सत्यनिष्ठा संधि है, अगर पूछ ले किससे रिलेटेड, आजकल ऐसे सवाल बहुत पूछ रहा है यूपीएससी, किससे रिलेटेड है ये, तो याद रखेंगे एक तो ये भ्रष्टाचार से संबंधित चीज है ना, भ्रष्टाचार से संबंधित, क्योंकि एक ना सत्यनिष्ठा समझौता हुआ था, समझौता जो था सत्यनिष्ठा, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आपको पता है ना, एक जर्मनी की बॉडी है, एक निकाय है, तो उसने ये किया था शुरू, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, तो उन्होंने समझौता किया, हमने संधि कर दी, तो उसी का हम लोगों ने वर्जन लागू किया अपने देश में। और अगर पूछ ले किससे जुड़ा हुआ है, तो सीवीसी इससे संबंधित निकाय है, ठीक है। तो दोनों में सवाल अगर ऐसे पूछ ले क्या है ये, तो भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ है। दूसरी चीज, अगर कोई कौन सी संस्था इससे जुड़ी हुई है, तो सीवीसी है, ठीक है। तो यहां पर अगर प्रश्न आता है तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। सरकार ने हाल ही में लॉ कमीशन का गठित किया है ना, 22वां जो विधि आयोग है, इसका गठन किया गया है। तो विधि आयोग, इसके पहले चीज तो ये याद रखो, इसको चेयरमैन कौन है इसके, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी, कर्नाटक हाई कोर्ट के शायद चीफ जस्टिस रहे हैं ये, ऋतुराज अवस्थी जो हैं, इनका चेयरमैन बनाया गया है, याद रखेंगे। विधि आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो जल्दी से चीजें देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। पहली चीज तो ये है कि ये संविधानेतर, संविधान में जिक्र नहीं है इसका, और गैर सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी भी नहीं है ये, कार्यकारी आदेश से गठित होती है, गैर सांविधिक निकाय है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा इस चीज को। दूसरी चीज मैंने बोला ना कि कार्यकारी निकाय है ये, अगर सीधा पूछ ले कि ये कार्यकारी निकाय, बिल्कुल है जी, सरकार के आदेश से गठित होता है, बस इसके लिए कुछ जरूरत नहीं होती है। काम क्या होता है इसका, अगर आप देखेंगे तो मौजूदा विधियां जो हैं, है ना, उनकी समीक्षा करता है, विधियों की समीक्षा करता है ये, देखता है अगर कोई चेंज करना है तो उसमें बताता है, सरकार को सिफारिश करता है, ठीक है। तीसरी चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का, 3 वर्ष में विधि आयोग खत्म, फिर नया बनाया जाता है ना, ये आपको पता है। चौथी चीज सलाहकारी होता है, बाध्यकारी नहीं है इसकी कोई सिफारिश, ठीक है, सिर्फ सलाहकारी रहेगा। तो ये चीजें आप लोगों को विधि आयोग के संबंध में याद रखनी है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देख लो, पहला विधि आयोग कब बनाया गया था, अगर आपको याद हो 1833 का जो अधिनियम आया था ब्रिटिश काल में, उसमें बनाया गया था 1834 में, इसी ने आईपीसी जो है, इंडियन पीनल कोड वगैरह, उसके संबंध में कुछ चीजें सिफारिशें की थी, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले जो थे इसके अध्यक्ष थे। और अगर आप यहां पर देखेंगे, स्वतंत्र भारत जब था, आजादी के बाद पहला विधि आयोग कौन सा था, प्रथम कौन सा था, तो आप देखेंगे 1955 में बनाया गया था ये, प्रथम आजादी के बाद। और इसके जो अध्यक्ष थे, ये जरूर याद रखिएगा, MC सीतलवाड़,
स्टेट सर्विसेज में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। शीतलवाड़ इसके अध्यक्ष थे। तो कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है विधि आयोग को लेकर अब होनी चाहिए, आपको अच्छे से, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा वो, इन्हीं चीज़ों में आपको उलझाने की कोशिश रहेगी यूपीएससी की। थोड़ा सा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में देख लो। एक तो क्या है कि ये रिपोर्ट करता है क्राइम इन इंडिया, क्राइम इन इंडिया, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी टाइम से इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है। तो इसका पहला संस्करण जो इस रिपोर्ट का 1953 में जारी किया गया था। और अगर आप ये देखेंगे तो पहली चीज़ तो इसका मुख्यालय है क्या, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नई दिल्ली में स्थित है ये, है ना। और दूसरा यहाँ पर ये याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है। अपराध के जो आंकड़े होते हैं ना, जैसे कुछ क्राइम हो रहा है भारत में, उससे संबंधित ये रिपोर्ट देता है। महिलाओं के विरुद्ध कैसे अपराध हो रहे हैं, आपने पढ़ा होगा इनसे। हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग में लिखते हैं ना कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, मतलब इसके आंकड़ों के अनुसार ये इतनी घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के बलात्कार इतने हुए हैं, क्राइम इतने हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में ये चीज़ें आपको पब्लिश करता है। तो थोड़ा सा इसका मिनिस्ट्री याद रखना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जल्दी से कुछ शासन के पहलू देख लो भाई, गवर्नेंस का भी कुछ पोर्शन होता है ना, वो भी साथ साथ देखते चलेंगे हम लोग, कुछ चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। आधार, कई बार प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने, आधार कार्ड जो आपका है उसके बारे में। पहली चीज़ तो ये देख लो कि इसमें कितने अंक हैं, 12 अंकों की है ये, यहाँ पर खेल जाएगा किसी दिन। 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है, विशिष्ट पहचान संख्या है, एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इसकी एक बॉडी बनाई गई थी, है ना, और जारी किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, इसके द्वारा जारी करता है। और ये एक संवैधानिक संस्था है, 2016 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया था, ये आधार को जारी करती है। अब एक चीज़ बस छोटी सी और याद रख लीजिए, आधार में कौन कौन सी चीज़ें डाटा शामिल होता है। एक तो बायोमेट्रिक होता है ना, आँखों का, और आपने देखा होगा वो चीज़ें आपकी फिंगरप्रिंट वगैरह लिए जाते हैं। एक तो बायोमेट्रिक हो गया, प्लस 4 चीज़ें और हैं, नाम, आयु, सेक्स, लिंग, और साथ में आपका एड्रेस भी होता है, पता। ये 4 चीज़ें यहाँ पर प्रश्न खेल जाएगा यूपीएससी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, नाम पूछा जाता है, नाम बताया जाता है, और आयु के संबंधित जानकारी, लिंग, और कहीं ना कहीं पर आप पता। एक यहाँ पर और जल्दी जल्दी देख लीजिए, मिशन कर्मयोगी को लेकर, है ना, गवर्नेंस का ही एक पोर्शन है। अगर पूछ ले मिशन कर्मयोगी क्या है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये सिविल सेवा क्षमता कार्यक्रम है, ठीक है, सिविल सेवा क्षमता कार्यक्रम है। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है किसकी, IAS अधिकारियों की, ठीक है ना। आपको पता है कि बहुत सारे IAS अधिकारी जो हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, काम नहीं करते हैं वो ज़्यादा, तो उनको थोड़ा सा समय के अकॉर्डिंग उनको अपडेट करना, ठीक है, उनको ट्रेंड करना, ताकि वो वर्तमान की परिस्थितियों के अनुरूप वर्क कर सकें, उसके लिए मिशन कर्मयोगी सरकार लेके आई थी। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टेट सर्विसेज में तो पूछ भी चुका है कई बार, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं, मुझे लगता है काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई हैं, बस थोड़ा सा और बचा है। जल्दी से बच्चों देख लो, आप लोगों से ज़्यादा ही मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट हमें छोड़ना नहीं है कुछ। IPC और CRPC, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे, और ये बताए इसकी ज़रूरत क्या है। देखो, इसकी और इसकी समीक्षा करने के लिए ना, इन दोनों की बहुत पुराने समय से बनी हुई है, आपको पता है। एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष हैं रणबीर सिंह। अगर पूछ ले रणबीर सिंह कमेटी किसके संदर्भ में है, तो वो IPC और CRPC के संदर्भ में होगी, इसकी समीक्षा के संदर्भ में। अब IPC क्या है, यह IPC जो है ना, इंडियन पीनल कोड जो है, ये देखेंगे तो अपराध की परिभाषा, अपराध की परिभाषा बताता है ये, उसको उसके बारे में जिक्र करता है ये। और ये क्या करता है, उसको दंड कैसे देंगे, प्रक्रिया को निर्धारित करता है, ठीक है। थोड़ा ये डिफरेंस है, उसमें नाम में ही है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, तो प्रोसीजर आ गया ना वर्क में, तो ये प्रक्रिया की बात कर रहा है ना, उसमें पीनल कोड है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ गई। ये 1860 में तैयार किया गया था IPC जो है, लेकिन ये 1973 में लाया गया, बट इसको लागू कब से किया गया, 1882 से, ठीक है। 18 इसको बेसिकली बाद में पहले लाया गया था 1882 में, पर इसको भारत में कब, आज़ादी के बाद कब से लागू रहा है, 1973 से, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे समझ लेंगे। एक यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए आप, इनकी जो समीक्षा है, कौन कौन उसके लिए, कौन सा निकाय जो है वो उसको अधिकृत किया गया है, ठीक है। इनसे जुड़ा हुआ प्रमुख निकाय कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, BPRD,
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ठीक है। ये निकाय है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, एक तो याद रखेंगे। मैं हमारे एक बड़े भैया हैं, वो भी डीजीपी हैं, तो उनके साथ मुझे यहाँ पर जाने का एक बार मौका मिला। मेरी एक तस्वीर भी वहाँ की रखी हुई है, होगा तो मैं शेयर करूँगा उसको। तो मुझे यहाँ पर इस निकाय में जाने का मौका मिला था जब वहाँ पर आईजी वगैरह सबकी मीटिंग हो रही थी, तब मैं भी वहाँ पर देखने के लिए गया था चीज़ें। तो अगर आप देखेंगे ये जो है होम मिनिस्ट्री के तहत है ना, और इसकी स्थापना कब की गई, बीपीआरडी की 1970 में, है ना। तो ये प्रश्न पूछ सकता है, ये आईपीसी और सीआरपीसी की जो समीक्षा के लिए अधिकृत निकाय है वो ये है ना। तो इसको लेकर भी आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। रणबीर सिंह का जो कमेटी है उसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक थोड़ा सा जल्दी से देख लो, इंटरनेट शटडाउन जो है ना, भारत में बहुत बार किया गया है इंटरनेट शटडाउन। कोई भी चीज़ें होती हैं तो जल्दी से इंटरनेट को बंद कर देते हैं हम, है ना। तो इसको लेकर प्रावधान पता होने चाहिए। शटडाउन लिखा है मैंने, ठीक है। तो इंटरनेट शट देखो 2014 से पहले 17 से पहले कुछ चीज़ें और थी। तब क्या करते थे, ये जो आपका आईपीसी है, जो आपका सीआरपीसी है, इसमें धारा जो इसकी 144, आपको पता होगा धारा 144 कई बार सुनी होगी आप लोगों ने, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते वहाँ पर। तो उसके तहत पहले इसका सोचा जाता था कि इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उसके तहत डील किया जाता था इसको पहले। और जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम है, भारतीय तार अधिनियम लिख लो इसको, इसके तहत ये रेगुलेट होता है। पहले तो अभी भी इसी से होता है, बट इसके नियम बदले हैं, ठीक है। 1885 थोड़ा क्लियर मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। ये अधिनियम है, इसके माध्यम से अगर पूछ ले कि इंटरनेट शटडाउन कैसे होता है तो इससे होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। पहले क्या था कि जिला अधिकारी वगैरह, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ये लागू कर देते थे। 2017 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बाद में नए नियम आए। तो 2017 के बाद क्या हुआ, 2017 के बाद दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन नियम 2017 लाए गए। कुछ नियम लाए गए, इसको बस इतना याद रखिए। और इन नियमों में क्या किया गया कि शक्तियां दी गई किसको, कौन इंटरनेट शटडाउन को लागू, पहले मैंने बोला ना डीएम वगैरह कर सकते थे, अब कुछ और कर दिया गया कि संघ या राज्य सरकार के केवल गृह सचिव, ये वर्ड याद रखिएगा, यहाँ पर फंसाएगा। गृह सचिव ही अगर वो करेंगे, लागू करेंगे तब ये लागू होगा, आदेश देंगे इसके बारे में, ठीक है। कौन देंगे, गृह सचिव, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, ठीक है। दूसरी चीज, जो आदेश ये देंगे ना कि इंटरनेट बंद कर दो, इस आदेश का 5 दिन में समीक्षा की जाएगी कि सही है कि गलत है, ठीक है। हालांकि होती नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट कई बार चिढ़ गया है इस बात को लेके, केंद्र सरकार के खिलाफ कई बार हड़काया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कि आप बोलते हो पर समीक्षा आप करते नहीं हो कुछ भी। आपने इंटरनेट लागू कर दिया तो कर दिया, बंद कर दिया तो कर दिया, कई कई दिन तक आप हटाते नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ थी, कौन इसको कर सकता है, गृह सचिव, तो ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो गई हैं, इसको लेकर आप लोगों को मतलब काफ़ी हद तक मैंने इसमें चीज़ें पार्ट कवर कर दी हैं। देखिए पॉलिटी के क्या है ना, आपको पता है 36 महीने का करंट है। यहाँ पर अब थोड़ा सा और ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए वीडियो तो अब लगभग फैक्ट की चीज़ें खत्म हो गई हैं, थोड़ा देख लीजिए। देखिए 36 महीने है ना, तो मुझे थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा, है ना। मैं चाहता नहीं कि बहुत सारी वीडियोस बना के आप लोगों का भी वो हो, हमें लिमिटेड वीडियो रखनी है, 6-7 से ज़्यादा वीडियो ना आए पॉलिटी की, मेरी कोशिश ये है। इसमें आपका 36 महीने की राजनीति से जुड़ी सारी टॉपिक कवर हो जाए, और आज के वीडियो से आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि किस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं, है ना। तो हर सब्जेक्ट का यही रहेगा कि मैक्सिमम वीडियो इतनी ही आए, 5 से 6 या 7 वीडियो हों, इससे ज़्यादा ना हो। और कुछ मिसलिनियस में, लास्ट में मिसलिनियस में मैं 4-5 वीडियो डालूंगा ताकि कुछ भी छूटे ना, कोई भी चीज़ आपकी रहनी नहीं चाहिए, बस मेरी कोशिश ये है ना। प्री में जो भी प्रश्न आए इसके आसपास आपका पेपर घूमता दिखे आपको। और आपने देखा होगा कि अगर मैं कोई निकाय भी पढ़ा रहा हूँ ना, कोई बॉडी भी बता रहा हूँ, तो वही चीज़ें बता रहा हूँ, 1 2 3 फैक्ट जो जिस पे सवाल बन सकता है ना। ऐसे नहीं कि उसके बारे में 10 चीज़ें बता दी। देखिए बच्चों एक चीज़ समझेगा, मैं चाहता तो स्लाइड्स बना के भी चीज़ें कर सकता हूँ, बट उसमें उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आपको ऐसे ही बता दूँ। आप नोट करते रहिए, थोड़ा हाथ पेन चलाएंगे आप, तभी आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं पर आपके खुद के नोट्स बनेंगे। और मैं भी ऐसे नहीं कि मतलब सीधा कहीं से उठा के मैंने आपको चीज़ें पढ़ा दूं, मुझे उसमें मज़ा नहीं आता है। मैं चाहता हूं आप लोग पार्टिसिपेट करें, चीज़ें आपके सामने हों, और मैं वही फैक्ट बताऊं जो पेपर में। उसमें फिर क्या होगा ना, बहुत सारी 10 चीज़ें मैं लिख दूं तो उसका क्या मतलब है, पेपर तो उससे पूछा नहीं जाएगा। पेपर जिसमें पूछा जाएगा, जो चीज़ें वहाँ पर आ सकती हैं वो मैंने बात की, कौन सा संवैधानिक निकाय है, क्या विधिक निकाय है, लाभ के पद को लेकर क्या स्थिति है, न्यायिक अवमानना, कितने सारे टॉपिक आपके आज ही कवर हो गए होंगे, ठीक है।
तो मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, और अगर लग रही हैं तो बहुत अच्छे से इसको आप लोग शेयर कर सकते हैं चीज़ों को लेके, ताकि आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पर वर्क कर पाओ। ठीक है, तो इसको पीडीएफ को लेके अब कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ इसमें कुछ है नहीं, तो आपको पीडीएफ का परेशान नहीं होना है। ठीक है, पीडीएफ इसमें आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, मैं चाहता ये हूँ। ठीक है, खुद से नोट्स बनाइए आप लोग। बाकी टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, बाकी पीडीएफ वगैरह वहाँ पर आती रहती हैं, थोड़ा सा शेयर करेंगे आप लोग, है ना, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। जल्दी से इसकी दूसरी वीडियो आएगी, और वीकली ना इसकी 2 वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, वीकली हम 2 वीडियोस देखेंगे, तो टोटल हमारी लगभग 48 से 50 वीडियो 20 मई तक हमारी खत्म हो जाएंगी, तो हम उसमें कर देंगे, और आपके पास एक बेहतरीन रूप में 36 मंथ का करंट अफेयर उपलब्ध होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।